कल हमने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तक पढ़ लिया था, है ना? तो अब हमारी 2 ईस्ट इंडिया कंपनीज़ रह चुकी हैं, दोनों बड़ी छोटी-छोटी सी हैं, दोनों को कवर कर लेते हैं। एक डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी है और एक फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है। ज़ाहिर-सी बात है, पहले आए पोर्चुगीज़, फिर आए अपने डच, फिर आए अपने इंग्लिश, फिर आए अपने डैनिश। डैनिश कौन? डेनमार्क के निवासी जिनको हम डेन्स बोल देते हैं। देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है दैट द कंपनी वाज़ क्रिएटेड इन 1616 और पहला प्राइमरी पर्पस क्या था कंपनी का? इट इज़ द प्रोपगेशन ऑफ क्रिश्चियनिटी। यानी कि वहां पे ना तो व्यापार करना था प्राइमरली, ना ही कोई जो है पॉलिटिकली कैप्चर करना था। द प्राइमरी पर्पस इज टू प्रोपोगेट क्रिश्चियनिटी। प्रोपोगेट का मतलब क्या होता है? किसी धर्म को जो है वहां पे उस धर्म का वो करना, प्रचार करना, राइट? तो क्रिश्चियनिटी का, ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए जो है डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी। सेकेंडरी जो ऑब्जेक्टिव था वो था कि भाई ट्रेड से पैसे, आप प्रचार करने तो आ ही गए हैं, अब प्रचार कर ही रहे हैं तो पैसे भी कमा लेते हैं, वो वाली बात। बट प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रोपोगेशन ऑफ क्रिश्चियनिटी। क्रिश्चियनिटी को प्रोपोगेट करना, उसका प्रचार करना पहला ऑब्जेक्टिव है। अभी तक आपने 3 ईस्ट इंडियन कंपनीज पढ़ी हैं, आप चौथी पढ़ेंगे, इसकी मतलब ये पांचवी है, इसके अलावा भी पढ़ेंगे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। उनमें से ये ऐसी कंपनी है जिसका मूल रूप से जो पहला प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? क्रिश्चियनिटी का प्रचार करना, ईसाई धर्म को प्रोपोगेट करना, ये इसका जो है पहला ऑब्जेक्टिव है। ठीक है। दूसरा इसका ऑब्जेक्टिव है कि भाई हाँ, अगर धर्म को प्रोपोगेट कर रहे हैं तो पैसे भी कमा लेते हैं, जेब में 3-4 पैसे भी ले जाएंगे। ठीक है। इनके 2 बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर्स हैं। अब देखो यहाँ पे लिमिटेड है ना, लिमिटेड है तो याद कर लेने चाहिए। अदरवाइज क्या होता है, जैसे इंग्लिश है, इंग्लिश के बहुत सारे ट्रेड सेंटर्स हैं। हमने इंपॉर्टेंट याद कर लिया कि सूरत और मसूलीपट्टनम जो है भाई, ये जो है 2 इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर्स थे, राइट? अब यहाँ पे क्या है, डेनिश के हैं ही दो इंपॉर्टेंट सेंटर्स हैं डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के, तो वो हमें याद करने हैं। एक क्या है, तमिलनाडु में है ट्रैंक्योबार, ठीक है, तमिलनाडु में ट्रैंक्योबार। और दूसरा फ्रेडरिक नगर है, कहां पे? सिरामपुर में, जो बंगाल में है। ठीक है, फ्रेडरिक नगर इन सिरामपुर, दैट एरिया इज इन बंगाल। नाउ 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में याद रखने हैं। पहला तो ये है कि इन्होंने एक प्रिंटिंग प्रेस एस्टैब्लिश करी थी सिरामपुर में। पर्पस क्या था? बाइबल को छापना। क्यों पर्पस बाइबल को छापना था? क्योंकि हाँ, आए किस लिए थे? क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करने के लिए आए थे। जिन्होंने प्रिंटिंग प्रेस एस्टैब्लिश करी थी, उन ऑफिशियल का नाम क्या था? विलियम रेवरेंड कैरी। सो विलियम रेवरेंड कैरी established printing press in Serampore belongs to the which of the following European East Indian Company? So William Reverend Carey belongs to the Danish East Indian Company. ठीक है, ये ध्यान रखना है। विलियम रेवरेंड कैरी किससे बिलोंग करते हैं? कौन सी कंपनी से बिलोंग करते हैं? वो डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी से बिलोंग करते हैं। उनको क्यों जाना जाता है? क्योंकि उन भाई साहब ने प्रिंटिंग प्रेस एस्टैब्लिश करी थी सिरामपुर में। किस लिए? बाइबल को जो है छापने के लिए। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और दूसरा, 1819 में सिरामपुर कॉलेज एस्टैब्लिश किया गया था डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। इन 1819 डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश्ड सेरामपुर कॉलेज फॉर हायर एजुकेशन। ठीक है, किसके लिए? प्राइमरी एजुकेशन के लिए नहीं, सेकेंडरी एजुकेशन के लिए नहीं, हायर एजुकेशन के लिए जो है उन्होंने क्या एस्टैब्लिश किया था? सेरामपुर कॉलेज एस्टैब्लिश किया था। कहां पे? बंगाल के अंदर ही। ठीक है, तो 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। फर्स्ट इज विलियम रेवरेंड कैरी ने क्या एस्टैब्लिश की थी? प्रिंटिंग प्रेस एस्टैब्लिश की थी। सेकंड इज दे एस्टैब्लिश सिरामपुर कॉलेज फॉर हायर एजुकेशन, राइट, इन सिरामपुर ओनली। ये 2 फैक्ट्स हमें याद रखने हैं रिगार्डिंग दी डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। उसके 2 सेंटर्स, ट्रैंक्योबार और दूसरा फ्रेडरिक नगर इन सिरामपुर। और पर्पस क्या है? प्रोपोगेशन ऑफ क्रिश्चियनिटी। द प्राइमरी पर्पस इज टू प्रोपोगेट द क्रिश्चियनिटी। ये समझ में आया? चलिए फिर आगे चलते हैं। अब अगली कंपनी है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। देखो, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की कुछ विशेषताएं हैं। विशेषताएं क्या है? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का जन्म हुआ 1664 में। इस कंपनी की सबसे अलग बात यह है कि ये कंपनी गवर्नमेंट ओन्ड एंटिटी है। जैसे आज हम देखते हैं ना कि ये पीएसयूज हैं, भाई एलआईसी पीएसयू है ना, आईओसी पीएसयू है, ये क्या है? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, राइट? अब ऐसे ही जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसकी स्थापना हुई थी एक गवर्नमेंट कंपनी के थ्रू। तो अब जो है 1723 में ये कंप्लीटली जो है गवर्नमेंट ओन्ड एंटिटी बन चुकी थी। बाकी ईस्ट इंडियन कंपनीज कैसी हैं? वो प्राइवेट एंटिटीज हैं। लेकिन फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी कैसी है? वो कंप्लीटली गवर्नमेंट ओन्ड एंटिटी है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग ईस्ट इंडियन कंपनीज वाज अ कंप्लीट गवर्नमेंट ओन्ड एंटिटी?
सो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वाज अ कंप्लीट गवर्नमेंट ओन्ड एंटिटी, ये हमें ध्यान रखना है। इसके इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर्स दिए हुए हैं इसने, जैसे सूरत में दिया हुआ है, ठीक है। सूरत के बाद इसने मसूलीपट्टनम में दिया हुआ है, फिर पौंडीचेरी में दिया हुआ है। पौंडीचेरी आज भी जो है फ्रेंच का बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। और फिर चंद्रनगौर में पौंडीचेरी, इनफैक्ट पौंडीचेरी को बहुत लेट जो है इंडिया के अंदर असिमिलेट किया गया था। एंड आज भी जब फ्रांस में इलेक्शंस होते हैं ना प्रेसिडेंट के, तो आज भी पौंडीचेरी के अंदर फ्रांस के प्रेसिडेंट के लिए वोट पड़ते हैं। एक बार यूपीएससी के मेंस में उसने क्वेश्चन पूछ लिया कि फ्रांस के प्रेसिडेंट के और इंडिया के प्रेसिडेंट के जो है दोनों के बीच में डिफरेंशिएट करो। तो वो क्वेश्चन लोगों को ऐसा लगा कि ये आउट ऑफ नोवेयर आ गया। आउट ऑफ नोवेयर नहीं आया था। देखो फ्रांस का इलेक्शन जो है वो बहुत, प्रेसिडेंट का इलेक्शन इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इंडिया में भी फ्रांस के प्रेसिडेंट की कुछ जगह पोलिंग बूथ लगाए जाते हैं, और पौंडीचेरी उनमें से एक इंपॉर्टेंट जगह है। आज भी पौंडीचेरी के अंदर आपको एक अच्छी खासी तादाद में फ्रेंच सिटीजन देखने को मिलेंगे, राइट। जैसे हमने गोवा के बारे में पढ़ा था, ऐसे जो पौंडीचेरी है वहां पे फ्रेंच कल्चर जो है आपको डोमिनेटिंग देखने को मिलेगा। तो पौंडीचेरी, सूरत, मसूलीपट्टनम, चंद्रनगौर। अगर क्वेश्चन आ जाए कि गोवा कौन से कल्चर के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, तो आपको नो डाउट ये बड़ा आसान होगा, इसमें गलती नहीं करनी, क्योंकि आपने पढ़ा है कि गोवा पोर्चुगल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, पोर्चुगीज कल्चर ही वहां पे मिलेगा। ऐसे अगर क्वेश्चन पौंडीचेरी के बारे में आए तो आपको वहां पे कंफ्यूज नहीं होना है। पौंडीचेरी की बात कर रहा है तो पौंडीचेरी में आपको फ्रेंच कल्चर ही मिलेगा, कि फ्रेंच के अंडर बहुत समय तक रहा। आजादी के बाद भी गोवा और ये जो पौंडीचेरी है, ये दो ऐसी जगहें हैं जहां पे जो है फ्रेंच और पोर्चुगीज ने अपना कल्चर को एस्टेब्लिश करके रखा था, ठीक है। उसके बाद तीसरा नाम दिया गया है यहाँ पे जोसेफ फ्रांसिस डुप्लिक्स का। डुप्लेसी कौन थे? डुप्लेसी फ्रांस के गवर्नर थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो है लीडिंग ऑफिसर थे, जो इंडिया में आए थे। इनका नाम क्यों ध्यान रखना है, क्योंकि डुप्लेसी वो इंसान थे जिन्होंने पहली बार डायरेक्टली जो है इंडिया की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करना शुरू कर दिया था। इंटरफेयर करना क्यों शुरू कर दिया था? क्योंकि डुप्लेसी वांट्स के भाई उनको जो है इंडिया का मैक्सिमम हिस्सा मिले, राइट। अब आमने सामने दो ताकतें खड़ी हैं। अगर वो इंडिया के लिए लड़ेंगे तो सामने से कौन लड़ेगा? सामने से ब्रिटिशर्स जो है वो इंडिया के लिए लड़ेंगे। तो डुप्लेसी ने डायरेक्टली जो है ब्रिटिशर्स को जो है पोक करना शुरू कर दिया, उनको छेड़ना शुरू कर दिया। किस तरीके से? जब डुप्लेसी ने पॉलिटिकली इंटरफेयर करना शुरू करा, तो इनिशियली गेन्स मिले, उन्हें कुछ फायदे मिले। हम पढ़ेंगे कर्नाटिक वॉर्स के बारे में इसी क्लास में, राइट। उसमें देखेंगे क्या फायदे मिले फ्रांस को। तो फ्रांस जो है वो क्या रहा? लीड में रहा, आगे रहा। अब ब्रिटिशर्स ने शुरू में तो इस बात को इग्नोर किया कि कुछ नहीं है, पॉलिटिकल इंटरफेयर नहीं करना, अभी थोड़ा अपना विस्तार करना है। लेकिन बाद में ब्रिटिशर्स को ये चीज महसूस हुई कि अगर हम अभी एक पैसिव एक्टर बन के रह गए, यानी कि अब हमने कुछ नहीं किया, हम सिर्फ पीछे बैठ के तमाशा देखने वाले रह गए, तो फ्रांस बहुत जल्द क्या कर लेगा? कोस्ट को कैप्चर कर लेगा। और जिसके हाथ में कोस्ट है उसके हाथ में ट्रेड है, और फिर जो है हमारी डोमिनेंस इंडिया से चली जाएगी। इसीलिए डुप्लेसी वो इंसान है जिन्होंने लड़ाई को एक तरीके से शुरू किया था। कैसे? पॉलिटिकली इंटरफेयर करके इंडिया की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में उन्होंने जो है फ्रेंच को, सॉरी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मजबूर कर दिया कि वो भी आए और सदर्न टर्फ में, जो दक्षिण वाला इलाका है, कर्नाटक वाला इलाका है, वहां पे आके वो भी पॉलिटिकली जो है इंटरफेयर करना शुरू कर दे। सो दिस वाज अबाउट दी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। आपको ध्यान रखना है ईस्ट इंडिया कंपनी का ऑर्डर इंडिया में आने का, ऑर्डर क्या है? पहले पोर्चुगीज आए, फिर डच आए, फिर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई, फिर डेन्स ईस्ट इंडिया डानिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई, फिर फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी आई, राइट। इन सब की मूल विशेषताएं जो है वो ध्यान रखनी है, राइट। देखो डैनिश, डच और फ्रेंच, ये तो बहुत, इनके बारे में बहुत कम कम सी चीजें हैं, तो याद रखने में बहुत आसानी होगी। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में भी कुछ कुछ ज्यादा नहीं है, आपको बस ध्यान रखना है कि भाई हाँ भाई पहले आए थे अपने हॉकिंस साहब, फिर थॉमस रो आए थे। थॉमस रो ने आके जो है बड़ोच और अहमदाबाद और आगरा तक एक्सटेंड किया। फिर बाद में वो हुगली गए, ठीक है। हुगली वो वहां पे आपने नोट्स पढ़े होंगे, उसमें शाह शुजा का नाम आपने पढ़ा होगा, तो गवर्नर शाह शुजा थे उस टाइम पे, उनसे परमिशन ली, उनसे परमिशन लेके फिर जो है हुगली की तरफ एक्सपैंड किया। ये जो बेसिक फैक्ट्स है ना, आपको ये बेसिक फैक्ट्स आपको बस पता होने चाहिए, यहीं से क्वेश्चन निकलता है। एक लाइन में आपको वो कोई बेसिक फैक्चुअल गलती करेगा वो पकड़नी है। आसान क्वेश्चन आता है, मॉडर्न हिस्ट्री में ज्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ठीक है, वो हमें ध्यान रखने हैं। यहाँ तो कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ लीजिए। हाँ जी, पूछिए। हाँ जी, एक सेकंड मैं पढ़ता हूँ। हाँ पूछिए, आप क्या बोल रहे हैं? जो हम्म सूरत, मसूलीपट्टनम। हाँ, हर कंपनी के ना ट्रेडिंग सेंटर्स हुआ करते थे।
ट्रेडिंग सेंटर मतलब कि अब ये सारी क्या है, ईस्ट इंडियन कंपनीज हैं। कंपनियां आई हैं, कंपनी किस लिए आई है, व्यापार करने के लिए आई है। व्यापार करना है तो अपना एक ठड्डा बनाना पड़ेगा कि भाई यहाँ से हम व्यापार करेंगे, ये हमारी जगह होगी जहाँ पे हम सामान उतारेंगे, जहाँ से हम सामान लेके जाएंगे। आज जो है, आज पोर्ट्स है मान लो, पोर्ट्स पे आपको देखने को मिलेगा जो कंपनियां बहुत ज्यादा बिजनेस करती हैं, उनके पोर्ट्स पे एक डेजिग्नेटेड ऑफिसेज होते हैं। वो उनके क्या है, एक टाइप ऑफ ट्रेडिंग सेंटर ही है, कि कंपनियों का एक ऑफिस है जहां से कंपनियां रेगुलेट करती हैं भी हमारा सामान इतना आया, इतना इस फैसिलिटी पे चढ़ गया है, यहाँ से हमें जो है इसको सामान को उठाना है, यहाँ हमें सामान को छोड़ना है। ठीक है। ऐसे ही हर ईस्ट इंडिया कंपनी के ट्रेडिंग सेंटर्स रहे हैं। मैक्सिमम ट्रेडिंग सेंटर आपको कोस्टल एरियाज पे देखने को मिलेंगे। उसका कारण क्या है, रेलवेज जो है बिल्ट नहीं हुए थे अभी तक, रेलवेज में हमने कोई खास काम नहीं किया था, तो कोस्ट के पास ही सारे ट्रेडिंग सेंटर्स थे, क्योंकि कोस्ट से ही सारा व्यापार हुआ करता था। तो जो शहर है ना, ये शहर जैसे सूरत में, ऐसा नहीं है कि अगर फ्रेंच का कोई ट्रेडिंग सेंटर सूरत में बन गया तो वहां पे कोई और नहीं बना पाएगा, क्योंकि हमने ध्यान से देखा है। इनफैक्ट इस बात को आपको समझना है कि जब ब्रिटिशर्स का सूरत पे ट्रेडिंग सेंटर था, तो फ्रेंच ने सूरत में ही ट्रेडिंग सेंटर क्यों बनाया। उसके दो कारण है। पहला कारण तो यह है कि गुजरात की जो कोस्ट लाइन है, गुजरात और महाराष्ट्र की, वो हमेशा से ही कॉमर्शियली बहुत ज्यादा वाइब्रेंट रही है, राइट, बहुत पुराने टाइम से। दूसरा क्या है कि फ्रेंच को ये असर्ट करना था कि आप इकलौते नहीं है यहाँ पे, हम भी हैं। देखो, फ्रेंच और यूरोपियन पावर, जो इंग्लिश पावर है, ब्रिटिश और फ्रेंच की लड़ाई सिर्फ इंडिया में नहीं रही है। इनफैक्ट इनकी असली लड़ाई तो बाहर रही है। ब्रिटिश और फ्रेंच, ये दोनों एक टाइम पे सांप नेवले की दुश्मनी थी इन दोनों के बीच में। ये दोनों अमेरिका के लिए भी लड़े, साउथ अमेरिका के लिए भी लड़े, ये फिर दोनों यूरोप के लिए भी लड़े। आपने नेपोलियन का नाम सुना होगा। नेपोलियन कौन था जिसने सभी यूरोपियन पावर्स को पीट दिया था? वो फ्रांस का ही बंदा था, राइट। तो इन दोनों की आपसी रंजिश रही है। जो आपका सवाल है ट्रेडिंग सेंटर्स का कि ये क्या है, ये मात्र ट्रेडिंग सेंटर्स हैं। सामान यहाँ आएगा, यहाँ उतरेगा, हमारे पोर्ट्स यहाँ से सामान को उठा के कहीं चले जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप वेस्टर्न कोस्ट पे किसी भी जगह लैंड कर रहे हो और वहां से जो है ऑपरेट कर रहे हो, नहीं। एक डेजिग्नेटेड साइट है जहां पे किश्ती आएगी, जहां रुकेगी, जहां पे सामान अनलोड होगा, लोड होगा, और वहां से वो किश्ती चली जाएगी। तो ये क्या है, डेजिग्नेटेड ट्रेडिंग सेंटर्स है। समझ में आया आपको? हम्म। नहीं 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 नहीं, वो तो लिखा हुआ है, देखो, ठीक है, नोट्स में। हाँ। कुछ नहीं, नहीं याद, पूछता ही नहीं है वो पूछता ही नहीं है कि सन क्या है। सन याद करने के चक्कर में हम फिर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भूल जाएंगे। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि कभी ऐसा फील हो ना कि सन भी याद रखने हैं, रखो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरे हिसाब से आप हर एक सन याद रखिए, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। 90% ऑफ स्टूडेंट्स की मेमोरी ऐसी होती है कि वो सन याद नहीं रख पाते। 10% स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी मेमोरी अच्छी होती है। ठीक है, ऑल क्रेडिट्स टू देम कि भाई वो सन भी याद रख लेते हैं। लेकिन एक तरीका है सन को याद करने का। पहले आप ये याद कीजिए कि सेंटर कहाँ पे है, राइट। उससे पहले आप और चीजें याद कीजिए फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, जो इंपॉर्टेंट नाम मैंने लिखवाया है वहां पे। जब आपको इंपॉर्टेंट नाम पता लग जाए, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में कुछ विशेषताएं जो मैं फोकस लेके बता रहा हूँ वो पता लग जाए, फिर आप जो है ट्रेडिंग सेंटर्स के नाम याद कर लो। जब आपको ट्रेडिंग सेंटर्स के नाम याद हो जाए, फिर भाई साहब चौथा स्टेप है कि आप जो है ईयर्स याद करो। कभी भी पहले ईयर्स याद करने के लिए मत भागो। होगा क्या, आप ईयर्स याद करने में अपनी 100% इंटेंसिटी लगा दोगे और वो कुछ बेसिक्स इंफॉर्मेशन पूछ लेगा जो आपको आती नहीं होगी। कोई भी पेपर उठा लीजिए, उसमें आपको चीजें जो है बड़ी सिंपल सी देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो पहले हमें वही करनी है जिससे हमारे मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर हो जाए। सबसे एंड में हमारी जो है प्रायोरिटी है ना, वो हमारी सन है, कि हम ईयर्स याद करेंगे। वो हमारी सबसे एंड की प्रायोरिटी है, पहली प्रायोरिटी मत बनाओ उसको। ठीक है। इसमें कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ लीजिए। हाँ जी। देखो, फैक्ट्रीज का मतलब, आज के टाइम पे फैक्ट्रीज का मतलब क्या होता है कि अंदर मजदूर होंगे, प्रोडक्शन का काम चल रहा होगा, मैन्युफैक्चरिंग चल रही होगी, एक भट्टी चल रही होगी, उसमें धुआं निकल रहा होगा और बढ़िया जो है मैन्युफैक्चरिंग का काम हो रहा होगा। उस टाइम पे फैक्ट्रीज का मतलब क्या है, फैक्ट्रीज एक चार दीवारी है। उस चार दीवारी के अंदर क्या बना हुआ है, वेयर हाउसेज बने हुए हैं। सामान को वहां स्टोर किया जाता है, हाँ, सामान वहां स्टोर किया जाता है, और वहां पे कागजी कार्रवाई करी जाती है, जैसे दफ्तर है वहां पे। हाँ, तो वो सिर्फ ये फैक्ट्री का मतलब है, चार दीवारी के अंदर हम अपना काम कर रहे हैं। फैक्ट्री वो फैक्ट्री नहीं है, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने इंडिया में कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रमोट नहीं करी। ये हम पढ़ेंगे आगे जाके। डन। चलिए अब आगे चलते हैं। अब अगला टॉपिक क्या है हमारा, अच्छा पहले मैं आपको यही बता देता हूँ। अगला टॉपिक है हमारा लेटर मुगल्स।
देखो, लेटर मुगल्स के लिए हमें क्या ध्यान रखना है, एक तो हमें क्रोनोलॉजी थोड़ी-सी पता हो कि हाँ भई ये राजा इसके बाद आया। जैसे हमें पता हो कि जहांगीर शाह नहीं, पहले बहादुर शाह आया। हमें पता होगा कि भई शाह आलम 2 अलग है, शाह आलम 1 अलग है। डिफरेंस है दोनों में, राइट? तो ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। दूसरा हमें ये पता होना चाहिए कि भई बहादुर शाह क्या किसी नोबल की मदद से आया था? मतलब बहादुर शाह का जो राइज़ है, वो उसके दम पे हुआ या उसको किसी ने, किसी प्यादे ने कहा कि चल तू राजा बन, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। किंग मेकर है कोई। ये चीज़ें हमें याद रखनी है। अगर कोई किंग मेकर है, तो उस किंग मेकर का नाम पता होना चाहिए। जैसे हम पढ़ेंगे भी, फारूक सियार जो है ना, वो सैयद ब्रदर्स की उससे आया। सैयद ब्रदर्स यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं फारूक सियार से। फारूक सियार ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसने कुछ लिख के दे दिया था अंग्रेजों को। सैयद ब्रदर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि राजा बनना और राजा बनवाना दोनों चीजें होती हैं। एक तो है कि अब औरंगजेब को किसी ने बादशाह बनाया नहीं था, उसमें जुर्रत थी, उसमें दम था, वो बादशाह बन गया था। तो हम जो है औरंगजेब का नाम याद रखते हैं, उसे किसी प्यादे का नाम याद नहीं रखते। लेकिन अब जहांगीर शाह को जुल्फिकार ने बनवाया। जहांगीर शाह दूसरे लेटर मुगल एम्परर है, अभी कंफ्यूज मत हो, मैं पढ़ाऊंगा सारी चीजें, मैं वैसे बता रहा हूँ कि जहांगीर शाह को जुल्फिकार नाम के किसी इंसान ने बादशाह, मतलब कि कोई एक इंसान है, वो बोल रहा है बादशाह को कि भाई मैं आपको जो है बादशाह बनाता हूँ, आप जो है आप नॉमिनेशन भर दो, मेरा काम है आपको इलेक्शन जितवाना। तो नोबलों के अंदर इतना दम कब से आने लग गया कि वो बादशाह बनाने लग गए। ये लेटर मुगल्स में देखने को मिलेगा आपको। मुगल, लेटर मुगल, डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है पावर का, कंसोलिडेशन का। मुगल्स के पास बहुत ज्यादा ताकत थी। ताकत कैसी? लीडरशिप की। अकबर जो बोलता था उसको माना जाता था, शाहजहां जो बोलता था उसको माना जाता था, औरंगजेब जो बोलता था उसे माना जाता था। अब लेटर मुगल्स के टाइम पे क्या हो गया है, यहां भाई साहब फारूक से यार कुछ बोल रहे हैं तो कोई बोल ही नहीं रहा उस बात को, कह रहा बोलता रहे, हमें क्या फर्क पड़ता है, राइट? जहांगीर शाह कुछ बोल रहे हैं, किसी को फर्क ही नहीं पड़ रहा। कारण क्या है? देखिए, जितने भी मुगल एम्परर्स हैं ना, वो अपने वजूद पे उन्होंने राज चलाया है, यानी कि अपने दमखम से राज चलाया है, तो उनको सब मानते हैं, राइट? उन्हें उनकी उनकी पावर को या उनको उस चीज को जस्टिफाई करने के लिए कोई प्यादा काम नहीं आएगा। वो बादशाह है क्योंकि उसके अंदर जुर्रत है अपने आप को बादशाह बनाने की। लेटर मुगल्स में क्या है? पहली बात तो देखो, एकदम ऐसा नहीं होता कि औरंगजेब है और एकदम जैसे बहादुर शाह है वो एकदम निकम्मा हुआ। ट्रांजिशन होता है। तो जो बीच में ट्रांजिशन है ना, वो एक एम्परर, पहला एम्परर जो लेटर मुगल्स का पहला एम्परर है, बहादुर शाह। बहादुर शाह इकलौता ऐसा लेटर मुगल एम्परर है जिसको बनाने में किसी प्यादे का हाथ नहीं है। बहादुर शाह एम्परर बना, अपने वजूद से बना, ठीक है? औरंगजेब का देहांत हो गया, उसका बेटा था प्रिंस मुअज्जम। मुअज्जम जो है बादशाह बन गया। बाद में बादशाह जब बनता है ना इंसान, तो अपने आप को टाइटल दे देता है। तो बादशाह को जो है टाइटल उसने क्या रख लिया? बहादुर शाह अपना टाइटल रख लिया। बहादुर शाह का दूसरा नाम जो था, बहादुर शाह का दूसरा नाम क्या था? शाह आलम। शाह आलम। तो बहादुर शाह इज ऑल्सो नोन एज शाह आलम दी वन, राइट? अब ये शाह आलम दी वन, शाह आलम दी टू, शाह आलम दी थ्री, ये आपको हर जगह देखने को मिलेगा। ये आपको जो है यूरोप में भी देखने को मिलेगा, प्रिंस हेनरी द वन, प्रिंस चार्ल्स द टू, प्रिंस चार्ल्स द सेवन। कारण क्या है इसका? इन लेटर टाइम्स किंगशिप को जस्टिफाई कैसे किया जाता था कि मैं राजा हूं क्योंकि मैं भगवान का डायरेक्ट डिसेंडेंट हूं, कि मैं आपको धरती पे, लोग कभी भी इतने पागल नहीं रहे हैं कि वो आपको ऐसे ही राजा बनने दे देंगे कि भाई ये सारी टेरिटरी का मालिक है, क्यों? क्योंकि बस ये है। नहीं 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 नहीं, आपको हमेशा अपनी पावर को जस्टिफाई करना पड़ा है। तो राजा ने पावर को कैसे जस्टिफाई किया? उसने कहा कि वो ऊपर भगवान बैठे हैं, आप सब लोग भगवान में मानते हो, हाँ जी मानते हैं, तो उस भगवान ने मुझे भेजा है यहाँ राज करने के लिए, तो मैं राजा हूं। अब कल को मेरा खून ही मुझे जो है राजा बना पाएगा। तो मेरा जो डायरेक्ट डिसेंडेंट है ना, जो मेरा बेटा है, बायोलॉजिकल चाइल्ड, यही मेरा राजा होगा। जब मेरा बेटा राजा बनेगा तो वो क्या करेगा? वो मेरे नाम को ही कंटिन्यू करेगा आगे, कि भाई मेरा, मान लो मेरे पिता का नाम अभिषेक द वन था, मैं अभिषेक द टू हूं, क्योंकि भाई मुझे वो क्या है, वो कैरेक्टर और वो छवि बरकरार रखनी है। तो इसलिए आपको ये नाम देखने को मिलते हैं कि अकबर तो अकबर रहा, फिर अकबर द टू आ गया। क्यों? क्या? ताकि वो छवि जो है मेंटेन रहे। तो कंफ्यूज नहीं है ना वहां पे कि शाह आलम, बहादुर शाह, प्रिंस मुअज्जम, कुछ नहीं है। देखो, एक ही इंसान के तीन चार नाम है, ठीक है? तो बिल्कुल सिंपल रखेंगे, फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे कि यार एक इंसान है, नाम तीन तीन रख रखे हैं और हम कंफ्यूज हो जाए। कंफ्यूज नहीं होना, बस ध्यान रखना है, जब भी रिवाइज करो तो हमेशा ऐसे रिवाइज करना। प्रिंस मुअज्जम was known as बहादुर शाह, was the first later मुगल emperor, also known as शाह आलम दी वन। एक सेंटेंस है ये, बस। हर रोज जब भी आप, हर रोज तो नहीं रिवाइज करोगे आप, जब भी आप रिवाइज करोगे आपको ये सेंटेंस रिपीट करना है।
आपको अपने आप याद हो जाएगा। जैसे मान लो मुझे अभी कैसे याद है, ऐसे ही याद है कि प्रिंस मुअज्जम हु बिकेम द फर्स्ट लेटर मुगल एम्परर इज नोन एज बहादुर शाह एंड ही इज आल्सो नोन एज शाह आलम दी वन। ठीक है, बस ये चीज याद रखनी है। बहादुर शाह की विशेषता क्या है कि बहादुर शाह इकलौते ऐसे हाँ जी। गुड मॉर्निंग जी। हाँ, पूछो पूछो। हम्म। हम्म। हाँ, मसूलीपट्टनम। मतलब नहीं, हेडक्वार्टर्स तो पौंडीचेरी ही है। मैं अब देखो, आपने जो पीपीटी में पढ़ा वो क्या पढ़ा, ट्रेडिंग सेंटर्स। मैं आपको दिखाऊंगा जब पीपीटी में वापस जाएंगे। ट्रेडिंग सेंटर्स वर सूरत, मसूलीपट्टनम, पौंडीचेरी, चंद्रनगौर। हेडक्वार्टर्स वर पौंडीचेरी। राइट, फॉर एग्जाम्पल ये बहुत सिंपल है सुमन जी, इसको सॉल्व अगर मान लो एग्जाम के अंदर आ गया ना ये, तो मैंने तभी आपको बताया था। हेडक्वार्टर्स कौन से होंगे जहां कंपनी का बहुत ज्यादा डोमिनेंस होगा। तभी मैंने आपको कहा गोवा में डोमिनेंस बनाया, तो अगर नाम आ जाए कि पोर्चुगीज का हेडक्वार्टर या पोर्चुगीज का सबसे फेमस शहर कौन सा है, और नीचे ऑप्शन लिखे और ऑप्शन में से गोवा लिखा हो, बिना किसी शक और बिना किसी उसके संदेह के गोवा पे टिक लगा देना। ठीक है। ऐसे अगर फ्रांस के चक्कर में आ जाए तो फ्रांस का क्या है, पौंडीचेरी है ना। हाँ, बस कंफ्यूज नहीं होना। चलो, अब लेटर मुगल्स पे थे हम। हाँ, तो लेटर मुगल्स क्या कर रहे थे हम, बहादुर शाह की बात कर रहे थे। बहादुर शाह का जो राइज हुआ वो बिना किसी प्यादे के हुआ। बहादुर शाह पहले लेटर मुगल एम्परर बने। ठीक है, लेटर मुगल एम्परर्स वर नॉट सो स्ट्रांग, और लेटर मुगल के टाइम पे जो है, जो पूरा उनका किंगडम है, जो पूरा साम्राज्य है मुगलों का, वो टूटना शुरू हो गया था। उसका कारण क्या था कि औरंगजेब ने बहुत ज्यादा खर्चा कर दिया था। और खर्चा कहाँ पे, खर्चा कर दिया था मराठाओं को दक्कन में, हरियाणा में। मराठा हारे नहीं, औरंगजेब की फौज, औरंगजेब के पैसे बहुत ज्यादा बर्बाद हो गए। देखो, मैं हमेशा बोलता हूँ कि राजा को अपना राज बनाए रखने के लिए पैसा चाहिए। पहली चीज, पैसा औरंगजेब ने बर्बाद कर दिया। दूसरा, दूसरा होता है प्रजा। हमेशा इतिहास में हमेशा प्रजा की मर्जी से ही राज हुआ है। यानी कि अगर मैं राजा हूं और मान लीजिए आप जो है, आप क्लास के अंदर मान लो 30-32 बच्चे बैठे हो, मुझे आप पे राज करना है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं, आप मुझे पसंद नहीं करते 30 के 30 और मैं आप पे राज कर लूं। नहीं, ये मेरे लिए इम्पॉसिबल होगा। राइट। अब इंडिया के अंदर ध्यान से समझना, यहाँ पे कोई वो जाति या फिर वो या धर्म की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, बड़े साइंटिफिकली हमें देखना है इस चीज को कि इंडिया के अंदर हमेशा पॉपुलेशन जो डोमिनेंट रही वो हिंदुइज्म रहा। सनातनी पॉपुलेशन हमेशा डोमिनेंस में रही। मुगलों को फिर भी स्वीकार क्यों किया गया, उसका कारण है। मुगलों को स्वीकार इसलिए किया गया कि उस उन्होंने कभी डायरेक्टली कोई एज जो है पंगा नहीं करा। राइट। हिंदुइस्टिक पॉपुलेशन को कभी एज कोई डायरेक्टली उस चीज का सामना नहीं करना पड़ा। ठीक है, तो हमने उनको स्वीकार कर लिया कि ठीक है भाई, राजा बने 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 रहे। और दूसरी बात ये भी है कि भाई देखो, कल जो मैं बता रहा था कि एक सुल्तान का या एक बादशाह का पूरे इंडिया पे कभी कब्जा था ही नहीं। बहुत कम ऐसे सुल्तान रहे हैं जिन्होंने बहुत छोटे पीरियड के लिए पूरे इंडिया पे कब्जा किया। राइट। लेकिन जब औरंगजेब आया ना, तो औरंगजेब को जो बनाने वाले लोग हैं, यानी कि जिनका सपोर्ट लेके वो बना था, कि भाई ये तो कुछ सपोर्टर तो उसे भी चाहिए थे कि जो उसको इन्फॉर्मेशन बता सके कि राजपाट में क्या चल रहा है, कैसे जो है अपनी उसको सत्ता को मजबूत किया जाए। वो सारे ऑर्थोडॉक्स इंसान थे, यानी कि सारे कट्टरपंथी थे। औरंगजेब ने बहुत सारी पॉलिसीज ऐसी अडॉप्ट कर ली जिससे मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन को उसने डायरेक्ट चैलेंज कर दिया। मंदिर नहीं रहेंगे। अब मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है वो मंदिरों में विश्वास रखती है। राइट। तो जब आप डायरेक्टली मंदिरों को थ्रेटन करते हो तो आप डायरेक्टली मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन को थ्रेटन कर देते हो। जब आपने अपनी बहुत बड़ी प्रजा को जो है अपने आप से अलग कर दिया कि भी मैं तुम्हारा बादशाह हूं, लेकिन मैं तुम्हारे कल्चर में विश्वास ही नहीं रखता, साफ सीधी बात, मुझे तुम्हारा कल्चर ही पसंद नहीं है। बस फिर प्रजा क्या करेगी, प्रजा यही मौका ढूंढेगी कब बादशाह को कोई आगे मार दे और कब हम जो है अलग थलग हो जाए। तो प्रजा क्या ढूंढेगी, प्रजा ढूंढेगी अपना कोई राजा, कि भाई एक कोई हमारे में से कोई एक इंसान इंसान खड़ा हो जो थोड़ा सरफिरा हो और जो ये कहे कि भाई औरंगजेब मैं नहीं मान रहा तेरे में, मैं अपनी अलग से एक रियासत बनाऊंगा। औरंगजेब के टाइम तो किसी ने किया नहीं, क्योंकि कोई इतना ताकतवर था नहीं, क्योंकि औरंगजेब बहुत ज्यादा कट्टरपंथी था, उसके पास पावर बहुत ज्यादा थी जिसको चैलेंज करे। जैसे ही औरंगजेब की डेथ हुई, औरंगजेब ने एक चीज इंश्योर कर दी कि अब मुगल एम्पायर खत्म हो जाएगा। जो मुगलों ने बिल्ड किया था उसको खत्म होने में बहुत टाइम लगा। राइट।
लेकिन उसका कारण क्या था कि जनता भी अब तंग हो चुकी थी, तो वो भी नए नए मौके ढूंढ रहे थे। जैसे ही लेटर मुगल्स का पहला राजा बनता है बहादुर शाह, सबसे पहला काम क्या करता है? सबसे पहला काम करता है औरंगजेब की जो पॉलिसीज थी उनको रिवर्स कर देता है। जैसे कि भाई यार, धर्म धर्म के नाम पे अब ये मत करो, मंदिर मुंदिर मत तोड़ो। सो जितनी भी औरंगजेब की ऑर्थोडॉक्स पॉलिसीज हैं उनको रिवर्स कर दिया जाता है, वापस ले लिया जाता है। अब औरंगजेब ने मराठाओं के साथ लड़ाई करते करते क्या किया? औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी के जो बेटे थे, संभाजी महाराज, उनको जो है कैद कर लिया था। कैद करने के बाद अब उसके बहुत सारे किस्से हैं कि उनको बड़ी बुरी तरीके से टॉर्चर करके मारा गया था। और उनके जो फर्दर संभाजी महाराज के जो बेटे थे, जो अगले छत्रपति बनते, प्रिंस शाहू, शाहू को उठा के ले गए। वो शाहू और संभाजी महाराज की बीवी को, दोनों को उठा के जो है जेल में जो है कैद कर लिया गया। दिक्कत क्या है? बहादुर शाह ने आते ही मराठाओं को शांत करने के लिए, कि मराठाओं के साथ जुड़ा हुए इंसान है, वो तो बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं, उनकी छत्रपति हैं भाई, उनके होने वाले। तो उन्होंने क्या करा, जैसे ही राज आया, बहादुर शाह ने कहा कि भाई प्रिंस शाहू को छोड़ दो। कारण क्या है? यहाँ पे दो कारण है। कुछ लोग बोलते हैं कि ये बहादुर शाह का क्या था, एक अच्छे दिल से किया गया फैसला था, कि भाई उन्होंने पीस बनाने के लिए प्रिंस शाहू को रिलीज कर दिया था, जो कि कोरा झूठ है। वो बिल्कुल पीस बनाने के लिए नहीं किया गया था, इतने भी दिल के अच्छे नहीं थे। उसका कारण ये था, मराठाओं में थ्रोन को लेके, राजगद्दी को लेके लड़ाई बच सकती थी अगर हम प्रिंस शाहू को छोड़ दें। क्योंकि जब तक प्रिंस शाहू कैद में थे, तब तक मराठाओं को कौन चला रहा था? छत्रपति राजा राम। अब छत्रपति राजा राम भी चल बसे, तो अब मराठाओं को चला रही थी उनकी बीवी माता ताराबाई जी, राइट, उनके बेटे के रिजेंट के रूप में, तो वो चला रही थी। अब जैसे ही प्रिंस साहू वापिस पहुंच जाते हैं मराठाओं के बीच में दक्कन में, तो अब दोनों की लड़ाई बच जाएगी। प्रिंस साहू कहेंगे कि भाई थ्रोन मेरा है, धर्म के अनुसार मैं छत्रपति संभाजी का बेटा हूं। जब तक मैं नहीं था तो एक टेम्पररी जो छत्रपति का वो पोजीशन थी, वो मेरे चाचा ने, राजा राम ने संभाल ली। अब मैं वापस आ गया तो मुझे मेरा तख्त वापस दिया जाए, क्योंकि मैं हकदार हूं। ताराबाई कहेंगे कि भाई आप कौन? एक बार गए तो गए, बात खत्म। अब दोनों की क्या है, यहाँ पे गद्दी को लेकर लड़ाई है। बहादुर शाह को ये बात पता थी कि या तो मैं लड़ दूं इनसे, या ये दोनों आपस में लड़ दें, राइट। और उसका नुकसान हम देखेंगे जब हम मराठास को पढ़ेंगे। लेकिन बहादुर शाह ने ये बड़ा जो है जबरदस्त फैसला लिया। बहादुर शाह ने बड़ी पॉलिसीज करी, जैसे कि बहादुर शाह ने जो है सिखों के साथ जो है पीस एस्टैब्लिश करने की कोशिश करी। बहादुर शाह वांटेड कि सिख अगेन, सिख एक बहुत बड़ी पावर थी। एक जैसे मराठास थे, ऐसे नॉर्थ वेस्ट में मुगल एम्पायर के सिख थे। मराठास ने मुगल एम्पायर को साउथ से जो है बड़ा तंग कर रखा था, और सिखों ने उसको नॉर्थ वेस्ट से बड़ा तंग कर रखा था। तो बहादुर शाह चाहते थे कि भी सिख हमें तंग करना बंद कर दें, तो इन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी को पीस ऑफर करी थी। अब गुरु गोविंद सिंह इससे पहले पीस के बारे में कुछ सोच पाते, उनका जो है डिमाइस हो गया, ही पास्ड अवे। अब जो है यहाँ पे फैसला आया किसके हाथ में? अब जो है फैसला आया बंदा बहादुर के हाथ में। बंदा सिंह बहादुर, जिन्होंने गुरु की पद को नहीं संभाला, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी ने जो ये सिख गुरु की परंपरा थी, ये इसको जो है वो कर दिया था, बंद कर दिया था कि अब उनके बाद कोई सिख गुरु नहीं होगा, राइट। तो बंदा सिंह बहादुर क्या बने? वो सिख रेजिस्टेंस के लीडर बने, कि भी जो ये सिखों का विद्रोह है इसको लीड करेंगे अब बंदा सिंह बहादुर। तो बंदा सिंह बहादुर ने किसी भी पीस को अपनाने से सीधा सीधा मना कर दिया कि मुझे तुम्हारी कोई पीस नहीं चाहिए। तो जो कोशिश थी बहादुर शाह की पीस को जो है फॉर्मुलेट करने की, वो सारी कोशिश धरी की धरी रह गई। बहादुर शाह में कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए, है ना। हाँ, तो एक सुमन जी को डाउट था कि सर वो हेडक्वार्टर से, देखो यहाँ लिखा हुआ है ट्रेडिंग सेंटर्स लिखा हुआ है ना सुमन, यहाँ लिखा हुआ है ट्रेडिंग सेंटर्स वर एट सूरत, मसूलीपट्टनम, पौंडीचेरी, चंद्रनगौर, एंड हेडक्वार्टर्स इज पौंडीचेरी। यस, पौंडीचेरी इज हेडक्वार्टर, ठीक है। तो वो बिल्कुल सही है, ठीक है। हाँ, लेटर मुगल्स के बारे में, हाँ जी, लेटर मुगल्स के बारे में हमने बात करी थी, ठीक है। लेटर मुगल्स, हु आर लेटर मुगल्स? लेटर मुगल्स आर दोज एम्परर्स ऑफ मुगल एम्पायर हु आर वीक, राइट। वीक इन द सेंस कि वो एम्पायर को कंसोलिडेट करके नहीं रख पाए। दे आर वीक रूलर्स एज कंपेयर टू द मुगल, ओरिजिनल मुगल रूलर्स। सो आफ्टर औरंगजेब, every Mughal emperor is counted as later Mughal emperor, right? बहादुर शाह को छोड़ के जितने भी लेटर मुगल एम्परर थे, उनको बनवाने में किसी ना किसी नोबल का हाथ था। नोबल का मतलब होता है कोई जो है मंत्री शंत्री, कोई उसका प्यादा, राइट। तो उनका हाथ था। बहादुर शाह जो है वो खुद बन गए थे, ठीक है। तो बहादुर शाह के बारे में देखो यहाँ लिखा हुआ है, प्रिंस मुअज्जम उनका नाम था, और मैंने आपको बताया कि शाह आलम वन के नाम से भी उन्हें जानते थे। अब यहाँ पे देखो रीजन लिखा हुआ है कि भाई उनका रेंज जो था वो किस समय तक था। 1707 में औरंगजेब चले गए थे, 1707 से लेकर 1712 तक का बहादुर शाह का जो है पूरा रेन रहा है।
क्या हमें ये याद रखना है? अगेन इस फॉर्मूला को हमेशा ध्यान रखना, जब भी दिमाग में ये क्वेश्चन आए ना कि सर साल याद रखना कितना इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। औरंगजेब की मृत्यु नेचुरल डेथ हुई थी जहां तक मुझे ध्यान है। मतलब उसे कोई वो मारा मुरा नहीं गया था। हाँ जी। ठीक है। तो बहादुर शाह वन 1707 में जो है एम्परर बने और 1712 तक एम्परर रहे। क्या ये चीज याद रखनी है, साल याद रखना है? जब तक मैं ना कहूं ना आपको कि ये साल इंपॉर्टेंट है, इस साल को याद रखो। जैसे मैंने आपको कहा वास्को ड गामा का साल इंपॉर्टेंट है, हालांकि चलो वो नहीं पूछेगा 1498। तो जब तक मैं ना कहूं तब तक आपको वही फॉर्मूला याद ध्यान रखना है कि साल हमें सबसे आखिरी में याद करना है। पहले हमें ये याद रखना है कि बहादुर शाह एम्परर था, उसका नाम प्रिंस मुअज्जम था। ठीक है। और प्रिंस मुअज्जम नाम होने का, अब यहां लिखा हुआ है मिलिट्री लीडर वीक थे, उसका कारण क्या है ना कि राजा बन गए तुक्के से, सक्सेशन से। पहले राजाओं ने अपनी सत्ता जमाई है, मिलिट्री को काबू में करके अपनी सत्ता जमाई है, तो इसलिए वो ग्रेट मिलिट्री लीडर भी रहे हैं। यहाँ भाई साहब मिलिट्री लीडर वीक होने के कारण तभी तो लेटर मुगल में काउंट हो रहे हैं। ठीक है। तो डिप्लोमेसी को प्रेफर करते थे, जो मैंने आप सबको बताया कि उनके इनिशिएटिव्स थे कुछ, राइट? कि अभी गोविंद सिंह सिखों से जो है पीस एस्टेब्लिश करना, प्रिंस शाहू को छोड़ देना, औरंगजेब की जो पॉलिसीज है उनको रिवर्स कर लेना, राइट? ये सारे बहादुर शाह के मेन इंपॉर्टेंट इवेंट्स रहे हैं। ये हमें बहादुर शाह के बारे में पहले याद करने हैं। बाद में हमें याद करना है कि उनका जो पीरियड है, पीरियड ऑफ रूल, वो 1707 से लेकर 1712, यानी कि बहुत छोटा पीरियड रहा है। ये हमें ध्यान में रखना है, और इसके बाद की बात बाद में करेंगे। यहां तक ध्यान रखेंगे हम, ठीक है? बहादुर शाह के बाद अगले एम्परर आए जहांदर शाह। जहांदर शाह अगेन बहुत छोटे टाइम पीरियड के लिए रहे, लेकिन जहांदर शाह को एम्परर, अब जहांदर शाह से क्या रेस शुरू हो जाती है? जहांदर शाह से रेस शुरू हो जाती है नोबल्स के बीच की। देखो ध्यान रखो, जब हम बोलते हैं कि भाई ये इस धर्म को बिलोंग करता है, तो धर्म तो एक बहुत बाद में आने वाली चीज है। धर्म से पहले कोई चीज होती है, वो होती है एथनिसिटी, कल्चर। यानी कि देर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ बंगाली हिंदू एंड अ पंजाबी हिंदू, एंड देर इज लॉट ऑफ सिमिलैरिटीज बिटवीन अ बंगाली मुस्लिम एंड अ बंगाली हिंदू। यानी कि एक बंगाली हिंदू और एक पंजाबी हिंदू के बीच में आपको बहुत सारे डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे, लेकिन एक बंगाली मुस्लिम और एक बंगाली हिंदू के बीच में आपको बहुत सारी कॉमनैलिटीज देखने को मिलेंगी, बहुत सारा कुछ सिमिलर देखने को मिलेगा। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि उन दोनों की जो सबसे मूलभूत चीज है, कल्चर, वो उन दोनों के बीच में सिमिलर है। तो अब मुगलों का जो एक पूरा बहुत बड़ा मंत्री प्रतिशत हुआ करता था कि भाई इसके अंदर बहुत अलग अलग तरीके के मंत्री बैठे हुए हैं, उसमें बहुत अलग अलग कल्चर से, एथनिसिटी से मंत्री बैठे होते थे। जैसे कुल कुछ मंत्री होते थे जो अफगानी होते थे, राइट, पीछे से कुछ होते थे जो ईरानियन होते थे, कुछ होते थे जो इंडियन ही होते थे, हिंदुस्तानी नोबल्स ही होते थे। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग एथनिसिटीज के जो है क्या है मंत्रीगण बैठे होते थे। अब इन सब में जैसे आज हमारे यहाँ होता है ना कि भाई हम जो है किसी दूसरे एथनिसिटी वाले बंदे को देख के एक अदरिज्म आ जाता है, जो कि नहीं आना चाहिए बट आ जाता है। वो नेचुरल सी चीज है कि आप जब किसी दूर के स्टेट के किसी इंडिविजुअल को देखते हो, आपको लगता है कि ये दूसरा है, मुझसे अलग है, क्योंकि इसका कल्चर शायद मुझसे अलग है, राइट? तो वो उस समय भी हुआ करता था। उस समय तो ऐसा कुछ था भी नहीं कि नेशनलिज्म और ये सब चीजें, कुछ भी नहीं था। तो होता क्या था कि ईरानियन नोबल्स की लगती थी अफगान के साथ, अफगान की लगती थी हिंदुस्तानी के साथ, हिंदुस्तानी की लगती थी ईरानियन अफगान दोनों के साथ। तो इस तरीके से आपस में एक रंजिश होती थी कि भाई मुझे इसकी बात नहीं सुननी, ये मुझसे अलग है, मुझे इस मंत्री की बात नहीं सुननी, ये मुझसे अलग है। तो मुझे क्या करना है? अगर मुझे अपना औरा बड़ा करना है, मतलब कि मैं एक मंत्री हूं और मैं चाहता हूं कि मेरी बहुत ज्यादा चले, मेरी बहुत ज्यादा चलने के लिए, मेरी बहुत ज्यादा जो है वो होने के लिए कि मेरा मेरा बहुत ज्यादा कंट्रोल हो, सबसे अच्छा तरीका क्या है कि मैं अपने मन पसंद के राजा को बनवा दूं एम्परर। अगर मैं अपने मन पसंद के राजकुमार को बादशाह बनवा देता हूं तो बादशाह मेरा होगा तो मेरी सबसे ज्यादा चलेगी। बादशाह मेरा नहीं होगा, मेरी कोई नहीं चलेगी, मुझे कोई नहीं पूछेगा। तो जुल्फिकार खान नाम के एक नोबल थे मुगल एम्पायर में। उन्होंने क्या करा? उन्होंने अपनी जो है मेजोरिटी को इकट्ठा करके क्या करा? जहंदर शाह को एम्परर बनवा दिया। जहंदर शाह नाम के एम्परर हैं, अगेन सेरिमोनियल हेड हैं, लेकिन चल किसकी रही है? चल रही है जुल्फिकार खान की। ठीक है। तो वही वाली बात होगी कि ये जो बोल रहे हैं उनके क्या नाम लेते हैं, जुबान इनकी है, शब्द हमारे हैं। तो जुल्फिकार खान जो है, पीछे सब जुल्फिकार खान करते थे।
किया कैसे? जैसे जिजिया टैक्स नाम का एक टैक्स हुआ करता था। ये क्या था? ये एक रिलीजियस टैक्स था। यानी कि रिलीजियस टैक्स का मतलब क्या होता है? जिजिया के अंदर था क्या, मुगल एम्परर एक टैक्स चार्ज करता था सभी उन लोगों पे जो इस्लाम में बिलीव नहीं करते थे। यानी कि इस्लाम में ना मानने वाले लोगों को एक प्रोटेक्शन टैक्स देना पड़ता था। मतलब मतलब कि मान लीजिए आप किसी भी धर्म में मानते हैं लेकिन आप इस्लाम में नहीं मानते और आप हमारे एम्पायर के अंदर, एरिया के अंदर रह रहे हैं, तो आप हमें एक टैक्स देंगे। उस टैक्स का पर्पस क्या होगा कि अब आपको हमारे एम्पायर में कोई भी किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आपने हमें टैक्स दिया। अब इस टैक्स के थ्रू हम आपकी रखवाली भी करेंगे और आपको कोई दिक्कत ना आए इसको भी इंश्योर करेंगे। तो धर्म के नाम पे लगाए जाने वाला एक टैक्स हुआ करता था, जिजिया टैक्स। इसको एबॉलिश करने वाले एम्परर का नाम क्या है? जहांगीर शाह। कारण अगेन वही बात, औरंगजेब की जो ऑर्थोडॉक्स पॉलिसीज थी उनका बहुत बुरा प्रभाव पड़ा था। तो उस प्रभाव को जो है खत्म करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए ही बहादुर शाह ने भी जो है रिवर्स किया पॉलिसीज को, और जहांगीर शाह ने आते ही जिजिया टैक्स को खत्म किया। दूसरा है, ये लेके आए इजरा रेवेन्यू सिस्टम। इजरा रेवेन्यू सिस्टम क्या है? आपने बोली सुनी होगी कि बोली लगती है चीजों की। इजरा रेवेन्यू सिस्टम भी एक ऑक्शन ड्रिवन सिस्टम है। यानी कि इस सिस्टम के अंदर क्या होगा भाई, 100 बीघा जमीन है रोहतक के अंदर, 100 बीघा जमीन एम्परर जो है वो किसी को देना चाहता है। अब ये 100 बीघा जमीन किसको जाएगी? ये 100 बीघा जमीन उसी को जाएगी जो आएगा और जो आके बोली लगाएगा, और जिसकी सबसे ज्यादा बोली होगी, यानी कि जिसका बिडिंग अमाउंट सबसे ज्यादा होगा, उसको इस जमीन की जो है रखवाली दे दी जाएगी। अब इस जमीन का जो है जागीरदार मालिक जो है वो इंसान होगा, वो मुगलों की तरफ से इस जमीन को केयरटेक करेगा। राइट? ये क्या है? ये एक इजरा रेवेन्यू सिस्टम है। अपने कोफर्स को भरने के लिए, कोफर्स मतलब कि अपने खजानों को भरने के लिए जो है क्या करा, जहांगीर शाह ने इजरा रेवेन्यू सिस्टम को शुरू कर दिया कि आइए बोली लगाइए, जो जितने ज्यादा पैसे हमें देगा उसको जो है जमीन का टुकड़ा हम दे देंगे। राइट? दूसरी चीज जो जहांगीर शाह ने करी वो है मराठाओं के साथ सुलह बनाना। मराठाओं के साथ सुलह कैसे बनाई? जहांगीर शाह ने चौथ को जो है शुरू किया। चौथ क्या होती है? देखो, चौथ ना एक तरीके का टैक्स है। CHAUTH। चौथ क्या है? एक तरीके का टैक्स है, लैंड पे लगने वाला। चौथ का मतलब क्या है? एक चौथाई, 1/4 ऑफ योर टोटल पोर्शन यू हैव जनरेटेड फ्रॉम योर लैंड। एक चौथाई जो आपने अपनी प्रोडक्शन करी है लैंड पे, उसका एक चौथाई हिस्सा आप जो है एम्परर को दे देंगे। ये चौथ है। मान लो मराठाओं के अंडर जो है 1000 स्क्वायर फीट का जो है पूरा एरिया आता है। इस 1000 स्क्वायर फीट को मान लो कि ये मराठाओं का पूरा जो है एम्पायर है। इस एम्पायर के अंदर जो भी प्रोड्यूस होगा, जो भी किसान जो भी प्रोड्यूस करेगा, उसका एक चौथा हिस्सा जो है किसको जाएगा? सीधा मराठाओं के पास जाएगा। तो अब इसमें क्या दिक्कत है? ये अलाउ करने वाली क्या बात होगी इसमें? ये मना क्यों किया था? औरंगजेब ने ना इस चीज को रिजेक्ट कर दिया था आके। क्योंकि चौथ का मतलब क्या है? देखो, रेवेन्यू कौन कलेक्ट करेगा? रेवेन्यू वो कलेक्ट करेगा जिसकी सरकार होगी। अब हम कहते हैं ना कि टैक्स हम भारत सरकार को या स्टेट की गवर्नमेंट को देते हैं, जिस भी चीज पे वो लगता है, राइट, रिस्पेक्टिव चीजों पे। क्यों देते हैं हम टैक्स भारत सरकार को या फिर स्टेट गवर्नमेंट को? क्योंकि भाई सरकार है वो। हम मानते हैं कि वो संप्रभुता है उसकी इस लैंड पे, वो सॉवरन है, उसको हमने बनाया है। तो इसीलिए हम जो कर देंगे, जो टैक्स देंगे, वो इस सरकार को देंगे। तो अगर मराठा टैक्स लेगा तो इसका मतलब क्या है कि उस पूरे लैंड पे जिसको आप टैक्स दे रहे हो उसका कंट्रोल है, वो राजा है। तो अगर हम उसकी टैक्स देने की पावर को मान लेते हैं तो इनडायरेक्टली ये मान लेते हैं कि भाई यही राजा लोग हैं, इन्हीं को मानना पड़ेगा। राइट? इसीलिए हम जो है इनकी टैक्स वाली पावर को मानेंगे नहीं। फिर क्या हुआ? फिर औरंगजेब मराठाओं के बीच में लड़ाई हुई, आधा वही एम्पायर, अगेन बहुत नुकसान हुआ एम्पायर को। चंद्र शाह ने आके कहा मुझे कोई लड़ने की जरूरत नहीं है, ना मुझे लड़ना है तुम्हारे साथ, ये लो तुम्हारा चौथ का राइट, जाके जो है खुद कलेक्ट करो, हम जो है तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। चौथ के अलावा एक और चीज है जिसका नाम है सरदेशमुखी। जिसका नाम क्या है? सरदेशमुखी। ठीक है? SAR अब ये बड़ी लंबी स्पेलिंग है और ये मुझे लिखने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, मैं स्पेल कर देता हूं। SARDESHMUKHI।
सरदेश मुखी आपके नोट्स में है, ऐसा कुछ नहीं कि चौथ और सरदेश मुखी आपके नोट्स में लिखा है, मैं वैसे बता रहा हूँ। सरदेश मुखी का क्या मतलब है? मान लो ये तो है पूरा उसका मराठाओं का लैंड जहां पे उनका डायरेक्ट कंट्रोल एस्टेब्लिश है। इसके आसपास में भी कुछ लैंड होगा, राइट? मान लो ये अगर लैंड है तो इसके आसपास में भी कुछ एरिया होगा। इसके आसपास के एरिया से भी वो क्या करेंगे, एक प्रोटेक्शन मनी लेंगे। क्या लेंगे? एक प्रोटेक्शन मनी लेंगे। इस प्रोटेक्शन मनी का क्या कारण होगा? देखो, मराठा बोलेंगे कि ये तो लैंड हमारा है, यहां तो हम जो है पूरा कंट्रोल करके बैठे हुए हैं, ठीक है, लेकिन ये जो लैंड है ना, यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर आप हमें पैसे नहीं देते हैं तो हम यहाँ पे रेगुलर रेड्स करवाएंगे। रेड्स पहली बात देखो कॉमन हुआ करती थी, आज तो चलो लॉ है, हर चीज है। आज ये नहीं बोलता ना कि गवर्नमेंट हरियाणा पंजाब और यूपी को बोल रही है कि भाई हमें सरदेश मुखी दो वरना हम यूपी और पंजाब में रेड करवाएंगे तुमसे। नहीं, ऐसा नहीं होता। आज तो आज अलग बात है, आज बहुत ज्यादा डेवलप पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बन चुका है। उस समय पे क्या होता था, राजा बोलता था कि अगर आसपास की जमीनें हमें कुछ, वो जो है जिसको हम लोकल भाषा में हफ्ता बोल देते हैं, प्रोटेक्शन मनी, कि अगर वो हमें प्रोटेक्शन मनी नहीं देंगे तो भाई हम तो रेड मारेंगे, क्योंकि हमें अपना राज्य चलाना है। साफ सीधी बात। तो आसपास के लैंड क्या करते थे, वो उन्हें कुछ पैसे दिया करते थे, उसको बोलते थे सरदेशमुखी। ठीक है, सरदेशमुखी दी जाती थी मराठाओं को। तो दो ये जो राइट्स हैं, चौथ एंड सरदेशमुखी राइट्स, ये मराठाओं को दोबारा देने वाले एम्परर का नाम क्या है? जहंदर शाह। इस कंटेक्स्ट में हमें जहंदर शाह को जो है याद रखना है। ठीक है, इसमें कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। नहीं, जमीन तो उनकी है पर मेहनत सारी किसान की है ना। अब जमीन उनकी है, मान लो जमीन तो जो को बादशाह की है, पर मेहनत तो किसान कर रहा है। ठीक है, तो किसान अगर सारा कुछ ही दे देगा फिर वो मराठाओं के ऊपर विश्वास ही क्यों करेगा? वो छत्रपति शिवाजी की गुणगान क्यों गाएगा? जैसे आज महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी को, हाँ जी है। ये तो अलग, नहीं नहीं नहीं, डायरेक्ट। हाँ हाँ। नहीं नहीं, वो देना पड़ता है। जैसे आज तो एग्रीकल्चर इनकम क्या है, आज तो टैक्स फ्री है ना। पहले उस समय पे एग्रीकल्चर ही सबसे बड़ा सोर्स है, एग्रीकल्चर लैंड ही सब। हाँ। हम्म। 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 नहीं, टैक्स का मतलब ही होता है ना, टैक्स टैक्स वर्ड का मतलब क्या है? टैक्स वर्ड का मतलब ये है कि आप जो चीज कमा रहे हो उसका एक हिस्सा आप सरकार को देते हो। वो तो जो आप बोल रहे हो उसको तुम लोन बोलते हैं, ठीक है, कि अब आपने कुछ लिया है बदले में आप कुछ दे रहे हो। मैं तो टैक्स बोले जा रहा हूँ जब से। टैक्स का मतलब क्या है? टैक्स का मतलब ये है कि आप जिस लैंड पे खेती कर रहे हो ना, वो भाई किसी बंदे का है। आप उस लैंड पे खेती कर रहे हो, जो आप उसके जो जो आपको उससे मिल रहा है बदले में, राइट, आप उसका एक चौथाई हिस्सा जो है एम्परर को दे रहे हो। ये उसका मतलब है। तो आपने उनसे बीज लिया है, पैसे लिया है, ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आपने खेती कर रहे हो, आप उस लैंड पे कर रहे हो। वो जमीन जो है बादशाह की है, छत्रपति की है। अब एक हिस्सा जो है आप उनको दोगे, ये मतलब है। नहीं, ये तो मराठाओं का सिस्टम है। चौथ और सरदेश मुखी ये मराठाओं का सिस्टम है ना। हाँ, तो ये पहले भी लगता था। और देखो, सरदेश मुखी कहाँ लगता था? हाँ, छत्रपति शिवाजी के टाइम, छत्रपति शिवाजी के टाइम से लगता है। हाँ जी। अब हुआ क्या था, हाँ हुआ क्या था, औरंगजेब के साथ लड़ाई हो गई थी ना, तो औरंगजेब ने जहां जहां औरंगजेब की कंट्रोल एस्टैब्लिश होने गया था, कि औरंगजेब ने मना कर दिया था वहां वहां से कि कोई चौथ और सरदेश मुखी नहीं देगा, क्योंकि राजा मैं हूं, मुझे दो सब पैसे। हम्म। हम्म। हटाया था, एबॉलिश किया था। हाँ जी। हाँ जी, हम्म। हाँ, दोबारा शुरू किया था, रीइंस्टेट कर दिया था उन्होंने। हाँ जी। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। हम्म। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हम्म। हाँ। बा हाँ, नहीं, अबॉलिश नहीं, हाँ हाँ, परमिशन देती। हाँ, परमिशन देती। हाँ, यही यही चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। हाँ।
नहीं, जजिया तो बहुत, नहीं नहीं, औरंगजेब ने नहीं, जजिया तो बहुत पहले से लगता आ रहा है। जब से इंडिया के अंदर मुस्लिम रूल एस्टैब्लिश हुआ है ना, तो दिल्ली सल्तनत से जजिया टैक्स जो है लगता आ रहा है। ठीक है। नहीं 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 नहीं, आप कंफ्यूज कर रहे हो। टीपू सुल्तान ने भी जजिया टैक्स लगाया था। टीपू सुल्तान की बात अलग है, वो तो बहुत बाद में आए हैं। दिल्ली सल्तनत जब स्थापित हुई थी, है ना, गुलाम वंशज से, स्लेव डायनेस्टी से, तब से कर लिया जा रहा था कि वो कर जो था वो जजिया टैक्स था। ठीक है, तो ये लगता बहुत पुराना आ रहा है। चलें आगे। हाँ जी। अब जहांगीर शाह के बाद जिस राजा की बात करेंगे वो है फारूक सियार। फारूक सियार को बनाने में दो भाइयों का हाथ है, जिनको हम बोलते हैं सैयद ब्रदर्स। सैयद ब्रदर्स जो है ये हिंदुस्तानी नोबल्स हैं। हिंदुस्तानी नोबल्स की जैसे हमने पढ़ा ना, जुल्फिकार खान एक ईरानियन नोबल थे, राइट, यानी कि पर्शियन कल्चर से निकल के आने वाले एक जो है नोबल, ईरानियन नोबल जुल्फिकार खान। सैयद ब्रदर्स जो हैं ये, इनको हिंदुस्तानी ब्रदर्स भी बोला जाता है, ध्यान रखना है। सैयद ब्रदर्स आर ऑल्सो नोन एज हिंदुस्तानी ब्रदर्स। हुसैन अली और एक और नाम है अल सिकंदर अली, मैं उनका नाम बोल रहा हूं, आपके नोट्स के अंदर मेंशन्ड है उनका नाम, राइट। ये दोनों भाई, इनको बोला जाता था सैयद ब्रदर्स। तो सैयद ब्रदर्स अब्दुल्ला खान, अब्दुल्ला खान और हसन अली। हाँ, हाँ हसन अली। अब्दुल्ला खान और हसन अली, ये दो भाई, इनको दोनों को सैयद ब्रदर्स बोला जाता था। सैयद ब्रदर्स की मदद से एक एम्परर बना जिसका नाम था फारूक सियार। फारूक सियार बहुत ज्यादा इनफेमस, कह लो, फेमस तो नहीं कहेंगे। जब कोई इंसान अपनी बुरी चीजों की वजह से फेमस होता है, उसको हम अंग्रेजी में इनफेमस बोल देते हैं, राइट। तो फारूक सियार एक ऐसे राजा थे जिनके बारे में बहुत चर्चे हुए। उसका कारण है सीधा सीधा, मॉडर्न हिस्ट्री में क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि रॉयल फरमान दिया था। देखो, फारूक सियार को बनाने वाले सैयद ब्रदर्स, फारूक सियार वो इंसान जिन्होंने कहा कि सिखों के साथ मैं कोई समझौता नहीं करूंगा, और बंदा सिंह बहादुर को सरेआम कैप्चर करके और दिल्ली में बड़ी जो है जलालत से एग्जीक्यूट किया गया था। तो सिखों के साथ और ज्यादा दुश्मनी को बढ़ा दिया किसने? फारूक सियार ने, राइट। अब यहाँ पे फारूक सियार और क्या करते हैं, एक बार फारूक सियार जो है बीमार हो जाते हैं। उनकी बीमारी का इलाज कोई लोकल जो है वैद्य या जो है नहीं दे पा रहा था कोई। तो क्या होता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने एक फिजिशियन को भेजती है। उनका नाम है कैप्टन विलियम हैमिल्टन। कैप्टन विलियम हैमिल्टन आते हैं और फारूक सियार का इलाज कर देते हैं। जैसे ही फारूक सियार का वो इलाज करते हैं, फारूक सियार बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, उनको राहत मिलती है। तो वो क्या करते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को रॉयल फरमान ऑफ 1717 लिख के दे देते हैं। रॉयल फरमान का मतलब क्या है, कि एक हुक्मनामा है कि भाई आज से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एक ट्रेडिंग प्रिविलेजेस मिलेंगे। कि मान लो बंगाल के अंदर बहुत सारे लोग व्यापार कर रहे हैं, करते रहे, कोई चक्कर नहीं है, लेकिन व्यापार करने के लिए आपको कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज को पूरा करना पड़ता है। भाई ब्रिटिशर्स हमारे हमदर्द हैं, हमारे नजदीकी हैं। ब्रिटिशर्स कोई भी तरीके की फॉर्मेलिटी को पूरा नहीं करेंगे। हम उन्हें ट्रेड प्रिविलेजेस दे रहे हैं कि भाई ब्रिटिशर्स के पास क्या है, ये प्रिविलेजेस है, ये उन्हें कुछ जो है सुख सुविधाएं मिलेंगी जो दूसरे अन्य इंसानों को नहीं मिलेंगी। वो क्या सुविधाएं हैं, वो रॉयल फरमान की सुविधाएं जो कि आपके सामने है, राइट। पहली चीज, ड्यूटी फ्री ट्रेड। ब्रिटिशर्स को राइट मिला कि वो दस्तक को खुद इशू कर सकते हैं। दस्तक है, दस्तक एक डॉक्यूमेंट है, एक कह लो एक ट्रेडिंग लाइसेंस है। जब आपको मान लो आपके पास 100 संतरे हैं, आपको उन 100 संतरों को जो है चाइना भेजना है या फिर जो है दूसरे किसी देश में भेजना है। आपको उनको एक्सपोर्ट करने के लिए, और ऐसे ही मान लो आपको कुछ इंपोर्ट करना है, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए आपको परमिशन लगेगी। उस परमिशन वाले लाइसेंस का या उस परमिशन वाले सर्टिफिकेट का क्या नाम होगा? दस्तक। तो दस्तक इशू करने की परमिशन दे दी गई किसको? ब्रिटिशर्स को। अब ब्रिटिशर्स जो है बंगाल, बिहार और उड़ीसा, राइट, इन तीनों एरियाज में क्या कर सकते हैं? ट्रेड कर सकते हैं बिना किसी ड्यूटी को भरे। हाँ जी, कोई डाउट है आपको? अच्छा चलिए, तो ड्यूटी फ्री ट्रेड कर दिया गया। जैसे ही देखो, अब यहां पे क्या है, रॉयल फरमान 1717 से पहले क्या हो रहा था, ब्रिटिशर्स को कंपीट करना पड़ रहा था बंगालियों, बिहारियों और ओडिशन मर्चेंट के साथ। यानी कि आपको जो है उतरना पड़ेगा, एक लेवल प्लेइंग फील्ड होगी, आपको वहां पे कंपीट करना पड़ेगा।
अगर वहां पे आपके अंदर कोई मेरिट है तो आप compete करके अपने आप को प्रूव करके आप क्या है एक जो है प्रिविलेज हासिल कर लोगे। आप एक मार्केट को कैप्चर कर लोगे। लेकिन अब क्या हुआ? अब राजा ने ये कह दिया कि बाकी सब ड्यूटी भरो, ये लोग ड्यूटी नहीं भरेंगे। इससे दिक्कत क्या आई ना कि लेटर ऑनवर्ड्स जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्प्लॉयज थे उन्होंने खुद के लिए दस्तक को तो इशू करते ही थे, औरों को भी दस्तक बेचना शुरू कर दिया कि भाई आप एम्परर से अगर दस्तक लोगे आपको 100 रुपए देने पड़ेंगे। आ जाओ इधर आ जाओ, हम आपको दस्तक लिख के देते हैं, हमारे पास पावर है, हमें 50 रुपए दे दो। तो दस्तक को ही बेचना शुरू कर दिया। So later onwards, this royal दस्तक, the issue of royal दस्तक was being challenged कि भाई आप जो है इसका मिसयूज कर रहे हो। बाद में बंगाल के नवाबों ने, हम पढ़ेंगे राइट, कि बाद में बंगाल के नवाबों ने इसको ब्रिटिशर्स को चैलेंज करना शुरू कर दिया कि दस्तक का अधिकार आपको दिया गया लेकिन आप इसका क्या कर रहे हो, मिसयूज कर रहे हो, तो हम आपको इसका मिसयूज नहीं करने देंगे। इसी वजह से बाद में ब्रिटिशर्स ने क्या करा, बंगाल के नवाबों के साथ सीधा लड़ाई मोल ले ली, राइट। दूसरा है कि ब्रिटिशर्स को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के अंदर ट्रेड करने के लिए कॉइन्स छापने की अनुमति देती, यानी कि सिक्के छापो और व्यापार करो। जब आप सिक्के छाप सकते हैं तो आप जो है व्यापार को पूरे तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। ये रॉयल फरमान ऑफ 1717 एक कारण बना कि ब्रिटिशर्स ने बंगाल वाले रीजन पे बहुत तकड़ा जो है कॉमर्शियल स्ट्रॉन्ग होल्ड एस्टेब्लिश कर लिया। यानी कि जो वहां पे व्यापारिक, हम अगर व्यापारिक उससे देखें, नजरिए से देखें, तो वहां पे जो पूरा व्यापार होता है वहां पे एक बढ़ोतरी जो है ब्रिटिशर्स ने अपनी बना ली। अब वो सबको लीड कर रहे हैं। तीसरा, रॉयल फरमान से उनको क्या मिला, लैंड लीज। 48 गांवों की जो है उनको लीज मिल गई। अब जो है इन 48 गांवों को जो है फोर्टिफाई करके उन्होंने कैलकटा को और ज्यादा क्या कर लिया, एक्सपैंड कर लिया। अब ये 48 गांव कंप्लीटली उनके अंडर आते हैं। इन 48 गांव में खेती होने वाली उनके अंडर आती है। हाँ जी। अच्छा हाँ, 30, 38, 38, 38, 38, 38, वो भूल जाता हूँ, ठीक है। तो 38 गांव को उनके अंडर आना है। 38 गांव में जो भी जो खेती होगी, यानी कि जो लैंड रेवेन्यू होगा, वो सब उन्हें मिलेगा, राइट। तो रॉयल फरमान 1717 ने किया क्या, उसने जो ब्रिटिशर्स की पोजीशन है ना, जो उनकी पोजीशन है बंगाल के अंदर, वो दूसरे ट्रेडर्स के मुकाबले में उसने क्या कर दी, इंक्रीज कर दी। इसीलिए ये कोई तुक्का नहीं है, इसके पीछे रीजन है कि इस पोजीशन के स्ट्रोंग होने की वजह से ही पहला युद्ध जो है वो कहां देखने को मिला, बंगाल में देखने को मिला। अदरवाइज पहला युद्ध बंदरास में क्यों नहीं हुआ, पहला युद्ध कर्नाटक में क्यों नहीं हुआ, मराठाओं के साथ क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वहां पे कोई स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं है। बंगाल में उनके पास दूसरे ट्रेडर्स के मुकाबलों में कुछ प्रिविलेजेस हैं। उस प्रिविलेजेस को ही उन्होंने लेटर ऑनवर्ड्स बंगाल की लड़ाई में जो है यूज करा। तो ये क्या है, ये है रॉयल फरमान ऑफ 1717 ग्रांटेड बाय द थर्ड लेटर मुगल एम्परर नॉन एज फारूक सियार। ये इसमें कोई दिक्कत है तो प्लीज बता दीजिए। हम्म। हम्म। हाँ जी। हाँ हाँ जी। नहीं, अपने अधिकार क्षेत्र में ही, पूरे इंडिया में वो एप्लीकेबल ही नहीं हो पाएगा। अब बंगाल, बंगाल कौन सी स्टेट है, बंगाल है सक्सेसर स्टेट। सक्सेसर स्टेट का मतलब क्या है कि वो मुगलों से एक डायरेक्ट नाता रखती है, एक रिश्ता रखती है, राइट। तो वहां पे आज भी जो मुगल एम्परर है उसकी चलेगी। तो उसने वहीं पे उसको जो है दस्तक लिख के दिया था अपने अधिकार क्षेत्र के अंदर ही। हाँ जी। चलिए। हाँ जी। हाँ 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 हाँ। कंपनी एम्प्लॉयज अलाउड प्राइवेट ट्रेड, ये पूछ रहे हो आप? दस्तक, हाँ, तो मैं वही बोल रहा हूँ कि कंपनी एम्प्लॉय, देखो, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दस्तक यूज करने का राइट दिया गया था। यानी कि एम्परर ने कहा था कि भाई जो ये अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये एक एंटिटी है। ये कंपनी क्या होती है यार, एक फिजिकल एंटिटी होती है ना। तो कंपनी को अधिकार है कि वो दस्तक को यूज कर सकती है। कंपनी के अंदर एक मिस्टर शर्मा काम करते हैं, राइट। मिस्टर शर्मा को अधिकार नहीं है कि वो अपने लिए दस्तक को यूज कर सकते हैं। कंपनी को अधिकार है कि वो अपने व्यापार के लिए दस्तक राइट्स को यूज कर सकती है। अब होता क्या है, कंपनी के अधिकारी है मान लो, राइट, उनका नाम मिस्टर जेम्स है। मिस्टर जेम्स दस्तक को अपने लिए यूज करना शुरू कर देते हैं। वो क्या करते हैं, अपने निजी व्यापार के लिए, और दस्तक को फर्दर बेचना लोगों को कि लो मैं तुम्हें बेच देता हूं, तुम मुझे बदले में पैसे दे दो। तो अब वो अपने लिए यूज कर रहे हैं उसको, जिसके लिए एम्पर ने परमिशन नहीं दी है। ये लिखा हुआ वहां पे कि मिस यूज्ड रॉयल दस्तक।
हाँ जी। अच्छा, दस्तक दस्तक एक देखो, दस्तक एक परमिशन लेटर है, सर्टिफिकेट है, एक लाइसेंस है कि आप जब भी आप कोई व्यापार करोगे ना, व्यापार करने के लिए आपको, जैसे आज हम लाइसेंस लेते हैं, लाइसेंस में क्या होता है, हमें एक फीस देनी पड़ती है गवर्नमेंट को कि हम व्यापार कर रहे हैं, सरकार हमें पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर देती है और हम फीस देते हैं। उस समय में जो फीस देते थे और हमें जो परमिशन मिलती थी उसको हम दस्तक बोल देते थे। हाँ, हाँ, वो वही चीज है। हाँ, उनको, हाँ, ये अब उनको अधिकार हो गया ना कि वो दस्तक खुद के लिए इशू कर सकते हैं, तो उन्होंने उस अधिकार का गलत यूज करा अपने निजी कामों के लिए, उसको यूज करके। हाँ जी। हम्म। हाँ। अब, हाँ, हाँ, नहीं, अब, अच्छा, अब मेरी बात सुनिए, जैसे मान लो मैं ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करता हूँ, तो मेरी कंपनी को अधिकार है कि वो जो भी व्यापार करेगी वो दस्तक अपने लिए इशू कर सकती है। और एक आप है, मान लो आप जो है अलग से कोई व्यापारी हैं, आप मान लो एक बंगाली व्यापारी हैं, आप भी व्यापार करते हैं, तो आपको भी दस्तक चाहिए व्यापार करने के लिए, मुझे भी चाहिए। फर्क क्या है कि मैं दस्तक, मुझे पैसे देने की जरूरत नहीं है, मैं अपने लिए खुद इशू कर सकता हूं, कंपनी के लिए, राइट। और आपको दस्तक लेनी पड़ेगी किससे? एम्परर से, एक फीस देके। आप मान लो जब एम्परर से दस्तक लेते हो ना, तो आपको 100 रुपए देने पड़ते हैं। मुझे मुझे 100 रुपए देने की जरूरत नहीं है, तो मैं आपको क्या करूंगा, 100 रुपए देके ले रहा है ना भाई तू, मैं तेरे को 50 में दे देता हूँ, तो मैं सस्ते में आपको बेच दूंगा। तो मुझे 50 रुपए मिल गए, एम्परर को कुछ गया नहीं, आपके पैसे बच गए, मेरी कमाई होगी, वो वाली चीज है। हाँ, ये करना शुरू कर दिया। ठीक है, चलिए। हाँ जी, हाँ जी। मेजर लिया फिर बाद में जो है बंगाल के नवाब आए और उन्होंने कहा कि भाई मैं बंद कर दूंगा इस चीज को। बंद करा तो फिर क्या था, फिर उन्होंने लड़ाई कर ली। अब पढ़ेंगे बंगाल में, हम पढ़ेंगे बैटल ऑफ बक्सर हुआ जब, तो बाद में आके उन्होंने दस्तक कप वही कर दिया कि दस्तक अब कोई इशू करेगा ही नहीं। फिर बाद में ब्रिटिशर ने उनके साथ जंग मोल ले ली कि भाई फिर लड़ लो, आ जाओ हमारे साथ, और क्या है। हाँ जी, हाँ जी, दस्तक नहीं, रॉयल फरमान ऑफ 1717। हाँ, हाँ, रॉयल फरमान ऑफ 1717। चले आगे। हम्म। हाँ, कैलकाटा के आसपास ही थे। हाँ जी, बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा में उनको ड्यूटी फ्री ट्रेड के राइट्स मिले थे। चलें आगे। चलिए, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं सबसे फेमस एम्परर की, फेमस अगेन इनफेमस, सबसे ज्यादा नशेड़ी, सबसे ज्यादा दारू में धुत, सबसे ज्यादा अय्याश एम्परर, जिसका नाम है मोहम्मद शाह रंगीला। देखिए, इन जनाब का नाम तो मोहम्मद शाह था, रंगीला इनको मिला था इनकी हरकतों के लिए। इनको कुछ नहीं आता था, ये सिर्फ सारा दिन अयाशी में डूबे रहते थे, सारा दिन शराब पीते थे, राइट। और जो है, इनको इस वजह से, इनकी अयाश पने की वजह से इनको रंगीला टाइटल दे दिया गया था। बहुत ज्यादा कमजोर दिमाग के इंसान थे, समझना कुछ आता नहीं था। तो बने कैसे? मोहम्मद शाह को बनाया तो था इन्होंने, राइट, जो अपने ये हिंदुस्तानी नोबल्स थे। लेकिन बाद में एक बहुत ज्यादा काबिल अफसर, एक बहुत ज्यादा काबिल नोबल, जिसका नाम है असफ जा, असफ जहा ने अपनी जो है ताकत इकट्ठा करके और क्या करा, इन हिंदुस्तानी नोबल्स को रास्ते से हटा दिया। कैसे हटाया? फारूक सियार को लगने लगा, सॉरी, मोहम्मद शाह रंगीला को लगने लगा कि यार ये जो अपने हिंदुस्तानी नोबल्स है ना, ये मुझे ठीक नहीं लग रहे। ठीक क्यों नहीं लग रहे? क्योंकि भाई हिंदुस्तानी नोबल्स ने एक गलती कर दी, उन्होंने फारूक सियार को मरवा दिया। फारूक सियार चाहता था कि भाई हिंदुस्तानी नोबल्स अब नोबल्स ना रहें, और क्योंकि ये मुझे मेरी चलने नहीं देते। तो जब फारूक सियार ने इनको हटाने की कोशिश करी, हिंदुस्तानी नोबल्स ने क्या करा, हिंदुस्तानी नोबल्स ने एम्परर को ही मरवा दिया। यहाँ पे अब एम्परर मर गया। अब अगला कोई भी एम्परर बनेगा भला तो वैसे मंत्री को क्यों रखेगा अपने साथ जो कल को उसको ही मार सकते हैं। तो मोहम्मद शाह किसी भी तरीके से जो है हिंदुस्तानी नोबल्स को हटाना चाहता था, राइट। अब उसके लिए असफ जा यहाँ पे जो है उसकी सबसे बड़ी मदद बन गया है। असफ जा एक बहुत ही ज्यादा काबिल इंसान, एक बहुत बड़ा मिलिट्री लीडर और एक बहुत तकड़ा एडमिनिस्ट्रेटर था। असफ जाह चाहता था कि भाई मुगल एम्परर जो है वो दोबारा से एक बहुत बड़े एम्परर बने और मुगल एम्पायर बहुत बड़ा एम्पायर बने जैसे वो पहले हुआ करता था। दिक्कत की बात यह है कि मोहम्मद शाह रंगीला शराब के नशे में धुत रहते थे,
सारा दिन जो है याशी करते रहते थे। तो उनके जो साथ के जो संगति थी वो भी ऐसी थी। साथ की संगति ने उनको जो है बहलाना फुसलाना शुरू कर दिया कि भाई मोहम्मद शाह जनाब, आप जो है यहाँ शराब पीते रहेंगे और उधर असफ जा आपके बदले में क्या कर रहा है, पूरा रूल एस्टेब्लिश कर रहा है। जैसे ही मोहम्मद शाह को ये बात पता लगी, अब उसने क्या करना शुरू कर दिया, उसने असफ जा की बातों को काटना शुरू कर दिया कि असफ जा कोई डिसीजन ले तो मोहम्मद शाह कहते कि नहीं, ये मेरी तरफ से उसको कोई अनुमति नहीं है। जब असफ जाह को ये पता लगना शुरू हुआ कि भाई एम्परर खुद ही नहीं चाहता कि मुगल एम्पायर बड़ा हो, तो असफ जाह ने क्या करा, बड़ा समझदार इंसान था, उसने चुपचाप 1724 के साल में, अभी देखो 1724 इंपॉर्टेंट है, यहां ध्यान रखना है, मैं बोल रहा हूं 1724 इज एन इंपॉर्टेंट ईयर, ये नहीं भूलेगा आपको, ये नहीं भूलेगा आपको, ठीक है। 1724 में क्या हुआ था, 1724 में असफ जाह ने क्या करा, स्टेट ऑफ हैदराबाद की स्थापना करी। हैदराबाद आज इतना बड़ा शहर है, उसकी स्थापना करने वाले इंसान का नाम असफ झा। असफ झा ने कहा भाई आपका, आपकी पूरी जो आपका एम्परर है, आपके बादशाह का जो गद्दी है, आपको मुबारक, और मैं चला। असफ जा 1724 में अपना सामान पैक कर कर हैदराबाद में आ गए और उन्होंने हैदराबाद को क्या एस्टेब्लिश कर दिया, एक नवाबशिप जो है हैदराबाद में एस्टेब्लिश कर दी। यानी कि 1724 में एक हैदराबाद की क्या पैदा होगी, सक्सेसर स्टेट पैदा कर दी, किसने, असफ झा ने। मोहम्मद शाह एक वीक राजा थे, तो होने वाली जो इन्वेजन थी, जैसे एक इन्वेजन हुई नादिर शाह की इन्वेजन। नादिर शाह वही इंसान है जो तख्ते तौस उठा के ले गए थे, पीकॉक थ्रोन उठा के ले गए थे। पीकॉक थ्रोन, तख्ते तौस वही तख्त है राजा का जिसपे कोहिनूर हीरा जड़ा हुआ था। तो नादिर शाह ईरान के जो है इन्वेडर थे, वो आए, उन्होंने पूरी दिल्ली में तबाही मचाई, लड़ाई हुई, बैटल ऑफ करनाल हुआ, राइट, बैटल ऑफ करनाल 1739, ये इंपॉर्टेंट है, चलो बैटल ऑफ करनाल, ठीक है। ये किसके बीच में हुआ, मुगल एम्परर के बीच में और नादिर शाह के बीच में। जाहिर सी बात है, जब कोई शराब पिएगा तो वो लड़ेगा क्या। तो नादिर शाह ने बड़े बुरे तरीके से मुगल एम्परर को हराया, उनका तख्त ताज इज्जत सब उठा के ले गए, और मोहम्मद शाह कुछ नहीं कर पाए, ये बस डर के बैठे रहे। तो असफ जाह ने क्या करा, असफ जाह तो अपना चला गया था, वो तो हैदराबाद में उसने अपना क्या करा, किंगडम एस्टेब्लिश कर लिया। और नादिर शाह के बाद इन्वेड करने आता है अब्दाली। अब अब्दाली आ रहा है, तो मोहम्मद शाह के बाद होता क्या है ना, जो लेटर मुगल्स की थोड़ी बहुत ही पावर थी वो बिल्कुल ही खत्म हो गई। रंगीला ने पूरा जो है फुल स्टॉप लगा दिया मुगल एम्पायर पे। शराब के नशे में अब हुआ क्या, जैसे अब देखो आपको पता है कि भाई ये शराब पी रहा है, तो नीचे जो मराठाओं के लीडर हुआ करते थे वो कौन थे, पेशवा बाजीराव। तो बाजीराव को पता था कि भाई ऊपर जो राजा है वो नशे में धुत है, तो यही सबसे सही समय है कि भाई हम जो है क्या करें, हम दिल्ली पे जो है कूच कर दें, दिल्ली पे कब्जा करने की तैयारी कर ले। तो मोहम्मद शाह रंगीला लेटर मुगल्स का वो टर्निंग पॉइंट है जिस समय मुगल एम्परर बिल्कुल ही ज्यादा वीक हो गया, और वहां पे अब जो है लड़ाई हो रही है किसकी, इन्वेडर्स के बीच में और आसपास की रीजनल पावर्स के बीच में। ठीक है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मोहम्मद शाह रंगीला एक बहुत इंपॉर्टेंट एम्परर है, इनको याद रखना है। इसमें कोई डाउट है तो प्लीज पूछिए। अच्छा क्लियर है, चलिए यार, हाँ जी। हम्म, हाँ। हम्म, हाँ हाँ बिल्कुल चले गए। अब वही बात है ना कि आप ऐसे, आप खुद मानो, आप मान लो आप उस समय में चले जाओ, ठीक है, टाइम ट्रैवल करते हैं थोड़ा सा। आप देखो आपका बादशाह जो है वो क्या कर रहा है, सारा दिन शराब पी रहा है, सारा दिन अय्याशी कर रहा है, मिलता नहीं है किसी, कुछ करता नहीं है। और दूसरे समय पे आपको एक ऐसा इंसान देखने को मिल रहा है जो आ रहा है, आपके दुख दर्द में आपको शामिल हो रहा है, आपकी बात सुन रहा है। आप किसके साथ जाना चाहोगे, एक ऐसे शराबी बादशाह के साथ जाना चाहोगे या फिर एक ऐसे काबिल इंसान के साथ जाना चाहोगे। हैदराबाद को अब बसाने में असफ जाह का हाथ था, वो एक काबिल लीडर थे, लोग उनको सुनते थे, इसीलिए जो है वो स्टेट ऑफ हैदराबाद को एस्टेब्लिश कर पाए। ठीक है, चले आगे। चलिए अब आगे चलते हैं, ये है फ्रेगमेंटेशन ऑफ एम्पायर। हुआ क्या, देखो बंगाल जो है वो मुर्शिद कुली खान नाम के जो है एक नवाब है, 1717 में उन्होंने क्या करा, बंगाल को जो है ऑटोनोमस डिक्लेयर कर दिया। ऑटोनोमस इन द सेंस कि उन्होंने कहा भी हम नवाब की बातों में मानेंगे, लेकिन नवाब की सभी पॉलिसीज को हम मान नहीं सकते हैं क्योंकि सभी पॉलिसीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है,
राइट। तो हम क्या करते हैं, हम फारूक सियार के टाइम से ही बंगाल को क्या कर देते हैं, एक काइंड ऑफ ऑटोनोमस, सेमी ऑटोनोमस जो है स्टेट डिक्लेयर कर देते हैं। उनका नाम था मुर्शिद कुली खान। उसके बाद आए अवध की स्थापना। अब सद्दत अल्लाह खान बोलते हैं कि भाई हमें जो है अवध को क्या करना है, एक ऑटोनोमस स्टेट बना देना है। और फिर बाद में हैदराबाद 1724 में स्थापित हुआ। हैदराबाद को स्थापित करने वाले इंसान का नाम क्या है, उनका नाम है असफ जा। घबराने की बात नहीं है, आपके ना नोट्स में मैंने ईयर और नाम दोनों मेंशन करे हैं, तो आप मुर्शिद कुली खान भी मिलेगा आपको, सद्दत खान भी मिलेगा और असफ जा भी मिलेगा, ठीक है। तीनों नाम मिलेंगे। बस ये क्रोनोलॉजी ध्यान में रखनी है आपको, ठीक है। इस स्लाइड को, हाँ जी। नहीं, निजाम अलग बात है ना, मतलब निजाम, निजाम इज डिफरेंट थिंग, नवाब इज डिफरेंट थिंग। दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है ना। हाँ, ठीक है। तो 1717, 1722, 1724, बहुत ज्यादा कम चांसेस है कि नाम पूछे आपको इन दोनों का। क्रोनोलॉजी पूछ सकता है कि किस क्रोनोलॉजी में स्टैब्लिश हुए। लेकिन अगेन, क्रोनोलॉजी में हैदराबाद सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है, कारण क्या है हैदराबाद के सबसे इंपॉर्टेंट होने का। हैदराबाद ने क्या एस्टेब्लिश किया है, हैदराबाद ने ये एस्टेब्लिश कर दिया कि भाई मुगल जो है, जो राजा है, अब उसका कोई सोल्यूशन नहीं है, बादशाह का कोई इलाज नहीं है, बादशाह का जो गद्दी है वो कंप्लीटली करप्ट हो चुकी है। तो जैसे ही हैदराबाद की जो है स्थापना हुई, उस समय अब जो डिक्लाइन था, राइट। अब बहुत फेमस, अपने क्या नाम लेते हैं, मैं नाम बोल रहा हूँ उनका, जिन्होंने अपनी मिडेवल हिस्ट्री के ऊपर किताब लिखी है, मुझे याद नहीं आ रही, ब्लैक स्वॉन पब्लिकेशन से उनकी स्थापना हुई है, बड़ी फेमस किताब है, सतीश चंद्र नाम है शायद उनका। तो वो अपनी किताब में लिखते हैं कि जैसे ही हैदराबाद की स्थापना हुई, हाँ सतीश चंद्र है ना, तो उनकी किताब है मिडिवल इंडिया। पहले वो एनसीईआरटी छपती थी, अब वो ब्लैक स्टोन पब्लिकेशन की छपती है। कभी आप, अगर आपको खाली समय मिले और आप मिडिवल इंडिया में रुचि रखते हो तो वो किताब पढ़ लेना, अभी मत पढ़ना, अभी कोई जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। अभी पेपर दो अपना, कभी अगर रुचि हो तो मिडिवल इंडिया के लिए वो किताब पढ़ लेना। तो अपनी किताब में लिखते हैं कि 1724 में जब हैदराबाद की स्थापना हुई, उस समय क्या हो गया, मुगल एम्पायर का एक ऐसा फॉल शुरू हो गया जिसको अब रिवर्स नहीं करा जा सकता था। यानी कि अब आप कुछ भी कर लीजिए, अब मुगल एम्पायर को आप दोबारा कभी स्थापित नहीं कर पाएंगे। उसका इरिवर्सिबल डिक्लाइन जो है हैदराबाद की स्थापना से शुरू हो गया था, ये अपनी किताब में लिखते हैं वो, राइट। सो दिस इज व्हाट फ्रेगमेंटेशन ऑफ मुगल एम्पायर। इसमें कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। कोई डाउट नहीं तो हम आगे चलते हैं। चलिए, अब आते हैं, राइट, मुगल एम्पायर के एक हिसाब से ये जो है सेकंड लास्ट फेमस एम्परर है। सेकंड लास्ट क्यों, क्योंकि इनके टाइम पे बहुत सारी गतिविधियां हुई हैं। इनका नाम है शाह आलम द सेकंड। ये जनाब जो है सदाशिव राव भाऊ, सदाशिव राव भाऊ को जानता है कोई, किसी ने सुना है नाम। हाँ, है तो मराठास में। किसी ने पानीपत फिल्म नहीं देखी, फिल्म ही देख लिया करो थोड़ी बहुत। अच्छा, अच्छी बात है, नहीं देखी, कोई खास फिल्म नहीं है, वो गंदी फिल्म बना रखी है अर्जुन कपूर ने, बिल्कुल। पर चलो, उस फिल्म को अगर देखा होता तो आपको सदाशिव राव के बारे में, भाव के बारे में पता होता। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में मराठाओं की फौज को लीड करने वाले जो इंसान है, उनका नाम है महान सदाशिवराव भाऊ। सदाशिवराव भाऊ कौन थे, सेनापति थे मराठाओं की, लीडर के, मराठाओं की फौज के। सदाशिवराव भाऊ की मदद से जो है शाह आलम को गद्दी मिली थी। लेकिन भाई की किस्मत इतनी खराब है कि जब गद्दी मिली तो अगले ही साल क्या हो गया भाई, युद्ध हो गया। युद्ध हुआ और अब्दाली उस तरफ से आया और इस तरफ से मराठा आए। इसने क्या करा, अब इसको बनाने वाले इंसान कौन है, मराठा है, और मराठा उस समय में बहुत बड़ी फौज हुआ करती थी। तो इसको तो लगा कि मराठा ही जीतेंगे और यही मुझे बनाने वाले हैं, राइट। तो इसने क्या करा, मराठाओं का साथ दे दिया। अब क्या होता है, अब्दाली की चालबाजी से मराठा हार जाते हैं और अब्दाली की जो है सत्ता वहां पे बैठ जाती है। अब्दाली क्या करता है, वो खुद तो राजपाट को संभाल नहीं सकता क्योंकि उसका बहुत सारा खर्चा हो गया, उसके बहुत सारे फौजी मर गए। तो अब्दाली वापस चला जाता है, लेकिन अपनी तरफ से वहां पे रोहिल्लास को बिठा जाता है, राइट। रोहिल्लास को बिठाने के बाद अब शाह आलम वो एम्परर है, बादशाह है मुगल एम्पायर का, जो क्या करता है, दिल्ली से भाग जाता है और इलाहाबाद से, कहां से, इलाहाबाद, इलाहाबाद से अपना पूरा राजपाट संभालता है। ये भाई काफी साल तक इलाहाबाद में रहता है। 1771 में, हाँ जी, हाँ, कैपिटल तो देखो मुगल एम्पायर की दिल्ली ही रही, क्योंकि तख्त सब, आगरा का लाल किला वो सब वहीं था। क्या करता है, गवर्नेंस सेंटर शिफ्ट कर लेता है, कि पहले दिल्ली से चला करता था, अब दिल्ली से चल नहीं सकता क्योंकि एम्परर की एंट्री बैन कर रखी है।
तो ये भाई छुप जाता है कहां पे, इलाहाबाद में। अब ये इलाहाबाद से जो है अपनी सरकार चला रहा है, राइट। तो इलाहाबाद क्या है, गवर्नेंस सेंटर बन जाता है शाह आलम टू के टाइम पीरियड में। लगभग 10 साल तक ये इलाहाबाद से अपनी सरकार चलाता है, जब तक दोबारा अगेन अ ग्रेट मराठा जनरल महज्जी सिंधिया इसको आके दोबारा रीइंस्टेट नहीं करते, राइट। महज्जी सिंधिया आते हैं और वही रोहिल्लास को भगाते हैं। तो वो जब तक इसको रीइंस्टेट नहीं करते तब तक भाई क्या है, शाह आलम जो है इलाहाबाद से सरकार चलाता है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, वैसे तुम्हें बंगाल में पढ़ना है, अभी बता देता हूं। ये इंपॉर्टेंट इस वजह से है क्योंकि 1764 का जो बैटल ऑफ बक्सर था, बक्सर का युद्ध, उसमें जो है शाह आलम ने जो है किसकी, बंगाल के नवाब की मदद करी थी। ये गए थे बंगाल के नवाब के साथ, और देखो ब्रिटिशर्स ने मुगल एम्पायर के बादशाह को हरा दिया था। सो ही वॉज द फर्स्ट एम्परर ऑफ मुगल एम्पायर हु वॉज डिफीटेड बाय द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन बैटल ऑफ बक्सर। कौन सा वो एम्परर है जो डायरेक्टली डिफीट किया था जिसको ब्रिटिशर्स ने? द एम्परर्स नेम इज शाह आलम दी सेकंड। शाह आलम दी सेकंड वाज द फर्स्ट मुगल एम्परर हु वाज डिफीटेड बाय द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन बैटल ऑफ बक्सर। ये हमें जो है ध्यान रखना है। जैसे ही बैटल ऑफ बक्सर में ये हारता है तो ये क्या करता है, दीवानी राइट्स जो है दे देता है किनको, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। दो तरीके के राइट्स होते हैं, एक होते हैं फौजदारी राइट्स, एक होते हैं दीवानी राइट्स। फौजदारी में आप जनरल एडमिनिस्ट्रेशन को देखते हैं, राइट, कि वहां की जो है कैसी सुख सुविधाएं मिल रही हैं, वहां पे पुलिस सिस्टम सही है नहीं है, वहां पे आर्मी सिस्टम सही है नहीं है। दीवानी में आप देखते हैं रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन को, पैसों का लेन देन, टैक्स का आना जाना, ड्यूटी का सही टाइम पे भरना नहीं भरना। तो जो सारा रेवेन्यू कलेक्शन के राइट्स है ना, ये सारे दीवानी राइट्स क्या करता है, एम्परर बादशाह जो है सारे राइट्स ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देता है, राइट। इसीलिए शाह आलम द सेकंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, एम्परर है। जब 1771 में इनको दिल्ली दोबारा लेके आया गया था, तो उस समय में जो रोहिल्ला लीडर्स थे उनको बहुत बुरी तरीके से हरा के और कुछ लोगों को मार दिया गया था। अब वहां पे एक जो है इंसान है जिसका नाम है गुलाम कादिर, वो इन सबको मरता हुआ देख रहा था, अपने जो है नजदीकियों को। तो गुलाम कादिर उस समय पे बहुत यंग था, उसने अपने मन में ठान लिया कि वो इस बात का बदला लेगा। अब आसपास की टेरिटरी में ही रहता था, अंदर वो नफरत भरी हुई थी। तो एक दिन एक रात को क्या होता है, गुलाम कादिर अपने आसपास के बैंडिट्स के साथ जो है क्या करता है, हमला कर देता है किले पे। किले पे हमला करने के बाद वो राजा को, यानी कि अपने क्या नाम लेते हैं, शाह आलम द टू को पकड़ता है और उन्हें अंधा कर देता है। ब्रूटली बहुत बुरे तरीके से उनको पकड़ के चोट पहुंचाता है और उन्हें अंधा करके जो है चला जाता है, राइट। अब इसका बदला लेता है अगेन जिन्होंने जो है बनाया शाह आलम द सेकंड को, वही इसका बदला लेते हैं, और महजी सिंधिया ही जो है गुलाम कादिर को ढूंढ के और उसने जो है उनको मार देते हैं। तो शाह आलम द सेकंड को ब्लाइंड किसने किया था, मारा नहीं था, ध्यान रखना, ब्लाइंड किया था गुलाम कादिर ने, राइट। ये जो है बातें हमें शाह आलम द सेकंड के बारे में ध्यान रखनी है। इसमें कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। कोई डाउट नहीं, चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं आखिरी कुछ इंपॉर्टेंट राजाओं की। एक का नाम है अकबर द सेकंड। अकबर द सेकंड वो राजा है जिसने क्या करा, जिसके टाइम पे एक मेजर चेंज हुआ कि इसने पहली चीज तो मुगलों के नाम पे जो है कॉइन्स छपते थे वो बंद हो गए थे, ब्रिटिशर्स ने अपने नाम पे कॉइन छापना शुरू कर दिया था। तो पहला तो अकबर द सेकंड के पीरियड में ये इंपॉर्टेंट घटना हुई। दूसरी इंपॉर्टेंट घटना क्या थी, ब्रिटिशर्स ने जो लोकल ऑफिशियल लैंग्वेज हुआ करती थी वो क्या हुआ करती थी, फारसी हुआ करती थी, पर्शियन लैंग्वेज। ब्रिटिशर्स ने फारसी लैंग्वेज को क्या कर दिया, ऑफिशियल लैंग्वेज से हटाकर इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया। सो ये दो चीजें आपको पता होनी चाहिए अकबर द सेकंड के बारे में, कि अंडर विच मुगल एम्परर द ऑफिशियल लैंग्वेज वाज चेंज्ड फ्रॉम पर्शियन टू इंग्लिश। उनका नाम है अकबर द सेकंड। और किस मुगल एम्परर के अंडर ब्रिटिशर ने मिंट जो है कॉइन्स मुगलों के नाम पे छापना बंद कर दिया था, उसका नाम है अकबर द सेकंड। ये दो फैक्ट्स जो है, ये दो फैक्ट्स हमें जो है इनके बारे में ध्यान रखना है कि ऑफिशियल लैंग्वेज जो है पर्शियन टू इंग्लिश में कन्वर्ट करी थी इसके टाइम पे, अकबर द सेकंड के टाइम पे। उसके बाद आखिरी मुगल एम्परर जिनका नाम है बहादुर शाह द सेकंड, और उनको जफर भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, जफर इनका पेन नेम है। पेन नेम का मतलब क्या होता है,
जब कोई इंसान कविता लिखता है या कोई शायरी लिखता है, राइट? तो वो अपना एक पेन नेम रखता है। पेन नेम मतलब कि भाई हाँ, ये मेरा असली नाम मान लो अभिषेक है। लेकिन जब मैं कोई कहानी लिखूंगा या मैं कोई जो है रचनात्मक चीज लिखूंगा, चाहे वो कविता हो, कहानी हो, गजल हो, कुछ भी हो, तो मैं अपना एक पेन नेम रखूंगा। पेन नेम मतलब कि जब भी मैं कोई शायरी लिखूंगा या वो चीज लिखूंगा, उसके नीचे मैं अपना नाम कुछ और लिखूंगा। जरूरी नहीं है कि हर इंसान का पेन नेम अलग होता हो, लेकिन मोस्टली ये क्या है, कन्वेंशन सा है कि अगर आप कविता लिखते हैं तो आपका पेन नेम जो है वो आपके असली नाम से अलग होता है, राइट? तो ऐसे ही बहादुर शाह जफर का जो पेन नेम था वो जफर था। बहुत बड़े पोएट थे। राजा तो कुछ खास थे नहीं, क्योंकि राजा तो क्या ही बनना था। अब शाह आलम टू के बाद तो जितने भी मुगल एम्परर बने सारे तनख्वाही थे, यानी कि सबको जो है पैसे मिला करते थे ब्रिटिश से, सारे पेंशन किंग थे। तो बहादुर शाह जफर की भी खास तो कुछ चलती नहीं थी, लेकिन पोएट्री बहुत अच्छी कर लेते थे। और 1857 की जो क्रांति हुई, जिसको हम आगे जाके पढ़ेंगे, 1857 की क्रांति को एक पैन इंडिया लेवल पे लीड करने वाले इंसान यही थे, बहादुर। जब इनको ना, असल में हुआ क्या कि जब फौज की टुकड़ी इनके पास गई और इनको कहा भी रिवोल्ट को आप लीड कीजिए, तो इन्होंने इनिशियली मना कर दिया कि भाई मैं नहीं लीड करूंगा, क्योंकि भाई मुझे लगता है ब्रिटिशर से डर, और मुझे लग नहीं रहा कि हम जो है इस रिवोल्ट को कामयाब कर पाएंगे। लेकिन बाद में इनके ऊपर प्रेशर डाला गया, जब इन्होंने देखा कि भाई अगर लीड नहीं करूंगा तो अपने लोग ही जो है वो ही बगावत कर देंगे, फिर इनको प्रेशर के अंडर आके 1857 के रिवोल्ट को लीड करना पड़ा। फाइनली जब 1857 की क्रांति में हम फेल हो गए, राइट, तो फिर हुआ क्या, यही शिकार बचे ब्रिटिशर्स का। तो ब्रिटिशर्स ने इनको कहा कि भाई तू बड़ा चौधरी बन रहा था, उनको उठा के जो है भारत से दूर रंगून में जो है इन्हें भेज दिया गया। रंगून म्यांमार में है, राइट? तो वहां पे इन्हें भेज दिया गया और वहीं पे जो है इनकी मौत हुई। इनको दफन करने के लिए भी जो है अनुमति नहीं दी गई, इनको दफन करने के लिए भी जो आप जो है इंडिया ले आइए, वहीं पे जो है इनको दफन कर दिया गया। तो ये आखिरी लेटर मुगल एम्परर है, या फिर आखिरी मुगल एम्परर है इंडिया के। इसमें कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। हाँ जी। एक से मैं बताता हूँ, ये कहाँ से आएगा। हाँ जी। हाँ, तो अब अंडर प्रेशर, हाँ देखो, ये क्या है ना, ऐसा कहा जाता है कि बहुत सारे राइटर्स अपनी किताब में लिखते हैं कि बहादुर शाह इनिशियली उन्होंने क्या करा, रिफ्यूट करा कि भाई मैं नहीं रिवोल्ट को लीड करूंगा, क्योंकि उन्हें कोई खास विश्वास नहीं था कि भाई रिवोल्ट में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन बाद में जो है वहां पे जो और लीडर्स थे रिवोल्ट के, लाइक उन्होंने कहा कि अगर आप लीड नहीं करेंगे तो फिर आपकी बगावत हो जाएगी, लोग आपको मानना बंद कर देंगे, क्या पता आपको ही सजा देना शुरू कर दें। तो उस प्रेशर के अंडर आके जो है इन्होंने एक नेशनल लेवल की लीड दी थी रिवोल्ट को, अपनी खुशी से नहीं दी थी। हाँ, दिल्ली से लीड किया था, हाँ। हाँ, इन्होंने लीड किया था दिल्ली से। कोई डाउट और किसी को? अच्छा, हाँ, रंगून की जेल, पहली बात तो देखो, ऐसा कहा जाता है कि भाई रंगून की जेल, इनके ऊपर किताब लिखी गई है, बड़ी अच्छी किताब है मेरे पास। हाँ, नजरबंद, हाँ, इनकी जो इनकी, अब ऐसा नहीं था कि जेल जैसे मान लो सावरकर को जेल कर दी गई हो या सचिंद्र नाथ सान्याल को जेल कर दी गई हो, वो जेल नहीं होती थी। ये बादशाह की जेल भी अलग होती थी। इनके लिए बहुत बड़ा घर था, राइट? उस घर में बहुत बड़ा बगीचा था, उस घर में सब कुछ था। बट ये था कि उस घर से बाहर नहीं जा सकते थे। नजरबंद, हाँ, उस बात में नजरबंद इन्हें कर दिया गया था। उस घर से अंदर बाहर जाने की अनुमति नहीं थी इन्हें। उसी घर के अंदर बंद करके रखा गया था, लेकिन घर वो बहुत बड़ा था, बहुत खूबसूरत था। तो जेल से आप कंफ्यूज ना हो कि जेल आज वाली जेल है कि जेल जेल वाले कपड़े डालने हैं, उस कोठरी के अंदर रहना है, वो चीजें नहीं थी। बहुत बड़ा घर था, उसके अंदर पर नजरबंद रख करके रख दिया गया था। क्लियर? हाँ जी। हम्म। हम्म। ना, हाँ जी। हाँ जी, देखो उस समय रीजन यही था कि जो भी हो, पर मुगलों की एक पूरे उसमें वो थी कि भाई यार, अगर पूरे इंडिया को लीड कर सकता है तो मुगल लीड कर सकते हैं, क्योंकि इनकी हिस्ट्री रही है ना भाई, ये इतने सालों से लीड करते हुए आ रहे हैं। तो इसीलिए उनका चेहरा, हाँ, चेहरे की इज्जत थी, इसलिए इनको चुना गया था कि भाई यही लीड कर ले। एम्परर तो पहली बात तो इनकी कुछ चलती तो कुछ कुछ भी नहीं थी।
चलती इनकी कुछ भी नहीं थी। मराठाओं को हराने के बाद ट्रीटी ऑफ सुरजी और अंजनगांव से दिल्ली के ऊपर कब्जा बना लिया था ब्रिटिशर्स ने। तो नाम नाम के एम्परर थे। कारण सिर्फ यही है बहादुर शाह को चेहरा बनाने का कि भाई दिल्ली से कौन लीड करेगा। किसी नए को उठा लिया तो मुसलमान गुस्सा कर जाएंगे, सिख गुस्सा कर जाएंगे, किसी सिख को उठा लिया तो हिंदू मुसलमान दोनों गुस्सा कर जाएंगे, किसी मुसलमान को दूसरे को उठा लिया तो भाई सिख और हिंदू दोबारा गुस्सा कर जाएंगे। तो ऐसा कोई वो ना हो कि जाति धर्म ये कोई वो ना बने, तो इसीलिए एक फिगर हेड को उठाया कि भाई ये मुगल हैं, ये मुगल बादशाह हैं, नाम के हैं तो इनको चलो इनके नाम को ही रखते हैं लेकिन इनके दम पे लड़ते हैं कि भाई ये चेहरा है, ये देखो ये रिप्रेजेंट करता है इस पूरे एरिया को, तो हम इसको जो है बगावत का पूरा सरदार बना रहे हैं। ये कारण था। डन। चलिए, किसी और को कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ लीजिए। अच्छा, चलिए अगर कोई डाउट नहीं है तो थैंक यू वेरी मच। कल से हम जो है कर्नाटिक वॉर्स और बंगाल के बारे में जो है शुरू कर देंगे। राइट। थैंक यू वेरी मच।